मेरे ऑफिस जाने से पहले पहले मेरे सारे जूते पॉलिश हो जाने चाहिए, मेरे सूट्स रेडी रहने चाहिए और मेरी कार वॉश हो जानी चाहिए। मैंने कहा था तुमसे वीर। यस विक्रम अंकल, वो कामनी आंटी ने मुझे पहले फ्लोर क्लीन करने को कहा था। शट अप वीर। क्या तुम्हें रोज ये याद दिलाना पड़ेगा कि कल तक जो बिजनेस एम्पायर तुम्हारे बाप अधिराज राहेजा का था वो अब इस विक्रम राठौड़ का है। विक्रम राठौड़ जो कभी इस घर का नौकर था, उसकी गुस्से से भरी ये आवाज जब इस आलीशान विला में गूंजी तो घर के सारे नौकर चाकर सहम कर रह गए। गुस्से से तमतमाता हुआ विक्रम राठौड़ राहेजा इंडस्ट्री के इकलौते वारिस 22 साल के वीर राहेजा की ओर तेज तेज कदमों से बढ़ता चला जा रहा था, जो विला के मार्बल फ्लोर को क्लीन करने में लगा हुआ था। मगर इस आवाज ने उसके हाथ एकदम से रोक दिए थे। क्या तुम भूल गए कि इस घर का मालिक अब मैं हूं और तुम्हारी हैसियत इन मामूली नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है? वीर ने अपना सर झुकाते हुए धीमे से कहा। यस विक्रम अंकल, आई नो इट वेरी वेल। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम अब उसके और करीब आते हुए बोला, लिसन यू बास्टर्ड, तू जानता है ना कि मुझे एक्सक्यूजेस पसंद नहीं है, और तू ये भी जानता है ना कि तेरी इस गलती का अंजाम क्या होगा? क्या तू भूल गया उस कॉन्ट्रैक्ट को जो तूने खुद साइन किया था? विक्रम की इस धमकी को सुनकर वीर इसी वक्त विक्रम को तबाह करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके डैड अधिराज राहेजा का चेहरा घूम गया, जो एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। वीर ने घबराते हुए कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अंकल, मैं अभी सब कुछ कर देता हूँ। इसी के साथ वीर फौरन आगे बढ़ा और विक्रम के जूतों को पॉलिश करने लगा। विक्रम के होठों पर अब एक ऐसी मुस्कान उभर आई जो वीर का मखौल उड़ा रही थी, जबकि विला के तकरीबन सभी नौकर खामोशी से ये देख रहे थे। सभी के मन में वीर के लिए सिंपैथी थी। ये सब देख अधेड़ उम्र की एक मेड मार्था मनी मन बहुत इमोशनल हो रही थी। वो धीमे से बड़बड़ाई, देखते ही देखते ये क्या हो गया लॉर्ड? ये कमीना विक्रम जो कल तक अधिराज साहब का नौकर हुआ करता था, वो आज उनकी हर चीज का मालिक बन बैठा, उनकी दौलत का भी और उनके इकलौते बेटे का भी। वीर को आज भी वो दिन याद था जब वो अपने मॉम डैड को सरप्राइज देना चाहता था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और कई सालों बाद लंदन से इंडिया लौटा, जहां वो काफी सालों से पढ़ाई कर रहा था। साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में बने अपने आलीशान घर राहेजा विला में कदम रखते ही उसका सामना अपनी मॉम नंदिता से हुआ। लेकिन नंदिता के चेहरे पर इतने सालों बाद भी वीर को देखकर खुशी का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि वीर को देखकर वो एकदम से घबरा गई थी। नंदिता ने घबराते हुए पूछा, वीर तुम क्यों आए हो यहाँ? मैंने कहा था तुम वापस मत आना। लिसन वीर, तुम वापस लंदन चले जाओ। इसी वक्त वीर को एक झटका लगा। उसे समझ नहीं आया कि मॉम ऐसा क्यों कह रही थी। पिछले कुछ महीनों से वो फोन पर यही कहती थी, मगर इसका रीजन नहीं बताती थी। उसने अब बहुत रेस्टलेस होते हुए कहा, व्हाट हैपेंड मॉम? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सब कुछ इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? और डैड कहाँ है? तभी वीर के डैड की कार विला के पोर्च में आकर रुकी। राहेजा इंडस्ट्री पूरी दिल्ली में एक जाना माना नाम था, जिसका ओनर था अधिराज राहेजा। वीर खुश होते हुए कार की तरफ बढ़ा और बोला, डैड। मगर उस कार में से जो शख्स बाहर निकला था वो विक्रम राठौड़ था, जो राहेजा इंडस्ट्री में एक मामूली सी जॉब करता था। इस वक्त उसके जिस्म पर एक प्रीमियम बिजनेस सूट था, पैरों में ब्रांडेड इटालियन शूज और आंखों पर डार्क शेड पहने हुए विक्रम बड़ी शान से चलता हुआ विला में एंटर हुआ तो वीर उसे बस देखता ही रह गया। उसने बहुत ही हैरानी से नंदिता से पूछा, मॉम ये तो विक्रम अंकल है, लेकिन ये डैड की कार से इस तरह। उसका सवाल पूरा होने से पहले ही विक्रम उसके सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेलो वीर, बता नहीं तुम आने वाले थे? मुझे लंदन से एक सूट मंगवाना था और एक प्रीमियम वॉच भी, जिसकी कीमत कुछ 15 लाख होगी। खैर, अच्छा हुआ जो तुम खुद ही वापस लौट आए, क्योंकि तुम्हारी लंदन की महंगी पढ़ाई का खर्चा अब बंद करवा दिया गया है। नंदिता ने तुम्हें सब बता ही दिया होगा, तुम्हारे वर्ल्ड्स बेस्ट डैड अधिराज के बारे में और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये सुनते ही वीर गुस्से से भर उठा। जो विक्रम उसके मॉम डैड के सामने हमेशा अपना सर झुकाए रहता था, जो उन्हें हमेशा सर मैडम कहकर एड्रेस करता था, वो आज उनका नाम ले रहा है।
उसके डैड की कार यूज कर रहा है। इस घर में इस तरह घुसा चला आ रहा है जैसे वो इसका मालिक हो। वीर ने नंदिता से पूछा, मॉम प्लीज टेल मी, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? डैड को क्या हुआ है? कहाँ है वो? और किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है विक्रम? नंदिता ने किसी तरह कहा, वही कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारे डैड ने तुमसे साइन करवाया था वीर। लेकिन वीर को जरा भी याद नहीं आया कि आखिर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसने, कब और क्यों। लेकिन जब नंदिता ने वीर को उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिखाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना कर्ज चुकाने में 7 जन्म निकल जाएंगे। तभी नंदिता ने उसे समझाते हुए कहा, देखो वीर, तुम्हारे डैड सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें अब वही करना होगा जो विक्रम चाहेगा। इतने सालों तक तुम्हारे डैड के सबसे करीब रहकर विक्रम ने कुछ मजबूरियों का ऐसा फायदा उठाया कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसने उस कॉन्ट्रैक्ट का भी इस्तेमाल कर लिया। आखिर तुम्हारे डैड ने तुमसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाया, ये बात उनके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगी वीर। तब तक चुपचाप वो जैसा कहता है वैसा करते रहो। इसके आगे वीर ने कुछ नहीं सुना। वो फौरन वहां से सीधा सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। वो अभी तक सारी बातें प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद वो जबरदस्ती आईसीयू वार्ड में घुसने की कोशिश करने लगा। मुझे अंदर जाने दो, वो मेरे डैड है, मैं उनका बेटा वीर, मुझे जानना है क्या हुआ है मेरे डैड को। एक डॉक्टर ने सख्ती से कहा, देखिए वो कोमा में है, उनसे कोई नहीं मिल सकता, अब जाओ यहाँ से। गार्ड्स, बाहर निकालो इस लड़के को। उसके बाद वीर अपने डैड से फिर कभी नहीं मिल सका। इस बात को 3 महीने बीत चुके थे। आज विक्रम के जूतों पर पॉलिश करते हुए वीर को फिर से यही सब याद आने लगा था। तभी एक औरत की बहुत ही सख्त आवाज उसे सुनाई दी, सुनो वीर, अपना सारा काम खत्म करने के बाद हमारा वॉशरूम क्लीन करना मत भूलना, और तब तक क्लीन करना जब तक उस कमोड में तुम्हारी शक्ल ना दिखने लग जाए। ये आवाज विक्रम की पत्नी कामिनी की थी, जो भी अभी सोकर उठी थी। वीर ने अपनी नजरें उठाए बिना धीमे से कहा, यस आंटी, नहीं भूलूंगा। तभी वीर की पॉकेट में रखे उसके फोन की मैसेज टोन बजी। वीर ने देखा ये मैसेज देश के डिफेंस मिनिस्ट्री से था, मगर वीर ने ऐसा शो किया जैसे उसने मैसेज टोन सुनी ही ना हो, क्योंकि विक्रम और कामिनी की मौजूदगी में वो अपना फोन चेक करने तक की भी हिम्मत नहीं जुटा सकता था। कामिनी ने अब थोड़े रूखेपन से कहा, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? वीर अब कामिनी का वॉशरूम क्लीन करने चल दिया। कामिनी जो अधिराज रहेजा की बहन थी, उसने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसने रहेजा खानदान को जमीन पर ला दिया। वीर विला के पिछले हिस्से में एक सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। फर्श पर बिछा एक बिस्तर और मामूली से फर्नीचर के अलावा और कुछ भी ऐसा खास नहीं था यहाँ, सिवाय एक ऐसी तस्वीर के जो वीर के बिस्तर के ठीक सामने लगी हुई थी। ये तस्वीर थी एक बेहद खूबसूरत लड़की की। दिन भर की थकान और बेइज्जती के बाद ये तस्वीर ही तो थी जो वीर को बहुत सुकून देती थी। रोज की तरह आज भी वीर इस तस्वीर को ना जाने कितनी देर तक बस यूं ही देखता रहा और समीरा की यादों में खो गया। वीर और समीरा की मुलाकात एक आईटी फर्म में हुई थी, जहां वो दोनों इंटर्न थे। आज दोनों का फिल्म देखने का प्लान था, लेकिन कौन सी फिल्म देखे, इस बात पर दोनों का झगड़ा चल रहा था। वीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कुछ भी हो जाए, आज हम कोई रोमांटिक फिल्म ही देखेंगे समीरा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? समीरा ने इरिटेट होते हुए कहा, प्रॉब्लम एक हो तो बताऊं, तुम्हारी इन सो कॉल्ड रोमांटिक कॉमेडीज में रियलिटी होती कहाँ है? बताओ मुझे, कौन सा बिलियनर अपना बिजनेस छोड़कर एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए उसके पीछे भागेगा? इमेजिन करो, बम्बानी बहका रे बहका गाने पे डांस करते हुए कितना फुद्दू लगेगा। वीर ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ लेकिन फीलिंग्स, प्यार, ये भी तो कोई चीज होती है ना। तुम नहीं समझोगी समीरा। प्यार वो है ना वीर कि तुमने लाखों बार अपना नाम सुना हो, लेकिन उस खास इंसान के मुंह से सुनकर हमेशा नया लगे। प्यार पानी पूरी के बाद खाने वाली सूखा पूरी है। प्यार कड़कते धूप में मिलने वाली ठंडी छाव है। वीर के मुंह से ये बातें सुनकर समीरा की स्माइल इतनी बड़ी हो गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, ओह माय गॉड वीर, तुम कितने ज्यादा रोमांटिक हो यार, लव यू वीर। ये कहकर वो वीर के गालों पर लगातार किस करने लगी और कहने लगी, रोमांटिक वीर, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्से में देख पाऊंगी। बताओ ना वीर, क्या तुम मेरे लिए किसी से लड़ सकते हो? देखो, मैं तो लड़ाकू लड़की हूँ, तुम्हें पता ही है। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ, तुमसे भी, अगर तुमने मुझसे कभी दूर जाने का सोचा तो। समझे बच्चों? अगर ऐसा कोई सपना भी देखा ना,
उस सपने में घुस के मैं तुम्हें पीटूंगी, मिस्टर रोमांटिक वीर। ये कहते हुए समीरा ने जोर से वीर पर तकिया फेंक कर मारा, जिससे बचने की कोशिश में वीर को झटका लगा और वो समीरा की यादों से बाहर आया। तभी वीर की नजर उन ढेर सारी न्यूज़पेपर्स कटिंग पर गई जो समीरा की फोटो के चारों ओर दीवार पर चिपकाई गई थी। समीरा की तस्वीरों और इन न्यूज़पेपर्स क्लिप से पूरी दीवार भरी हुई थी। उन्हें देखकर वीर अब एकदम से अग्रेसिव होते हुए बोला, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा समीरा, जिसने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। तभी उसके फोन की रिंग बजी। वीर ने देखा कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री से आर के सन्याल की कॉल थी। कॉल रिसीव करते हुए वीर ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हेलो सन्याल सर। दूसरी ओर से आर के सन्याल की आवाज सुनाई दी, वीर, मैंने तुम्हें एक मैसेज किया था बट तुमने रिप्लाई नहीं किया। एक्चुअली हमें कुछ कोडेड मेल्स रिसीव हुए हैं जो किसी डार्क डेथ नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सेंड किए हैं। उन्हें डिकोड करने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। डार्क डेथ का नाम सुनकर वीर एकदम से शॉक्ड रह गया। वो एक बार फिर से न्यूज़पेपर्स के उन कटिंग्स को गौर से देखने लगा जहां समीरा की तस्वीर के पास डार्क डेथ नाम साफ साफ दिखाई दे रहा था। समीरा की फोटो के चारों ओर जितनी भी न्यूज़पेपर्स की क्लिप लगी हुई थी, उन सभी में दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर हुए टेररिस्ट अटैक की खबरें थी। वहां डार्क डेथ नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र था। उसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वीर के जहन में ये नाम कई सालों से मौजूद था। आज डिफेंस मिनिस्ट्री से आए उस मैसेज ने वीर को जैसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वीर फुर्ती से उठा और एक कोने में रखी पुरानी लोहे की अलमारी को उसकी जगह से खिसकाने लगा। अलमारी के पिछले सपाट हिस्से में एक बहुत ही छोटा की होल दिखाई दे रहा था। वीर ने एक चाबी निकालकर उसमें लगाई और अगले ही पल अलमारी का एक छोटा सा हिस्सा किसी लॉकर की तरह खुल गया। वह एक छोटा सा लैपटॉप और कुछ डिवाइसेस रखे हुए थे। वीर ने लैपटॉप ऑन करके डिवाइसेस कनेक्ट किए और फिर तेजी से उन सभी मेल्स को डिकोड करने लगा जो मिस्टर आर के सन्याल ने उसे भेजे थे। ये करते करते अचानक वीर को कुछ ऐसा दिखाई दिया कि वो एकदम से चौंक उठा। उसने अब फौरन अपने फोन से कॉल किया। दूसरी ओर से एक लड़के की आवाज सुनाई दी, हे वीर, कैसा है तू? इतनी रात में कॉल कर रहा है? इज एवरीथिंग ओके? ये नकुल था जो इंडिया की सीक्रेट एजेंसी में था और वीर का अच्छा दोस्त भी। वीर ने बहुत डेस्परेटली कहा, यस नकुल, एवरीथिंग इज फाइन। एक्चुअली मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। लास्ट ईयर लंदन की ब्रिक लेन स्ट्रीट पर वो जो हादसा हुआ था ना, जहाँ काफी सारे इंडियंस मारे गए थे, याद है? नकुल ने थोड़ी हैरानी से पूछा, व्हाट? ब्रिक लेन स्ट्रीट? मतलब जहाँ समीरा जॉब किया करती थी? लेकिन अचानक एक साल बाद तुझे ये क्यों जानना है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वीर ने कहा, बहुत अर्जेंट है नकुल। मुझे अभी अभी ये कंफर्म हुआ है कि उस हादसे का कनेक्शन डार्क डेथ से है। ये सुनकर फोन की दूसरी ओर एकदम से खामोशी छा गई। फिर नकुल की आवाज आई, ओके वीर, लेकिन तू जानता है ना कि हाउ डेंजरस इट कैन बी एंड वीर ने उसे इंटरप्ट करते हुए कहा, आई डोंट केयर नकुल, बट आई मस्ट डिस्ट्रॉय दिस ब्लडी डार्क डेथ। ये कहते हुए वीर का चेहरा गुस्से से सख्त होने लगा था। ठीक है, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ। नकुल ने ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अगले दिन वीर बहुत देर से सोकर उठा, बल्कि उसकी नींद हाउसमेड मार्था की आवाज से खुली। वो उसके रूम के डोर पर जोर जोर से नॉक कर रही थी। वीर ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। मार्था ने घबराते हुए कहा, वीर, तुम अब तक सो रहे हो? वो कमीनी, अब मेरा मतलब है कामिनी, बहुत गुस्सा हो रही थी तुम पर। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया। फिर उसने एक लंच बॉक्स वीर को देते हुए कहा, ये विक्रम का लंच है, इसे फौरन उसके ऑफिस देकर आओ। वीर ने बिना देर किए लंच बॉक्स लिया और सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट की ओर रवाना हो गया। वहां एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहेजा इंडस्ट्रीज का एक शानदार सा ऑफिस था, जिसमें कभी उसके डैड अधिराज रहेजा बैठा करते थे, मगर अब यहाँ विक्रम का कब्जा था। वीर के लिए उसके डैड हीरो थे। आज उन्हें इस हाल में देख वीर अंदर ही अंदर हर पल तड़प रहा था। वीर ने जब ऑफिस में कदम रखा तो यहाँ मौजूद कुछ पुराने एम्प्लॉयज एकदम से सरप्राइज्ड हो गए। एक लंबे अरसे बाद वीर को देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन वीर की नजरें झुकी हुई थी और वो खामोशी से चलता हुआ विक्रम के कैबिन की ओर जा रहा था। कैबिन में मौजूद विक्रम इस वक्त फोन पर कोई डील करने में बिजी था। वो बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कह रहा था, जस्ट डोंट वरी मिस्टर कुकरेजा, इस डील के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस 1-2 दिन में ही बोर्ड मेंबर्स के वोट। तभी वो एकदम से रुक गया, क्योंकि अभी अभी वीर उसके कैबिन में एंटर हुआ था। उसे यूं अचानक यहाँ आया देख विक्रम पहले तो एकदम से हड़बड़ा गया,
मगर फिर अगले ही पल वो बौखलाते हुए बोला, यू ब्लडी बास्टर्ड, अंदर आने से पहले नॉक किया जाता है, क्या ये भी तुझे सिखाना पड़ेगा? चल बाहर निकल और अब वहीं खड़ा होकर वेट कर। वीर चुपचाप केबिन के बाहर आ गया। वो जानता था कि विक्रम अब उसे बहुत देर तक यहाँ खड़ा रखेगा ताकि सारे एम्प्लॉयज के सामने उसे और बेइज्जत कर सके। मगर यहाँ मौजूद सभी पुराने एम्प्लॉयज के मन में वीर के लिए सिंपैथी थी। वे सब उठकर वीर के पास चले आए। एक एम्प्लॉय ने धीमे से कहा, वी आर वेरी सॉरी वीर, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें विक्रम के लिए काम करना पड़ रहा है। एक दूसरे एम्प्लॉय ने वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो कहना वीर, आधी रात सर के बहुत एहसान है हम पर। वीर के होठों पर एक फीकी सी स्माइल आ गई। तभी गुस्से से तमतमाता हुआ विक्रम अपने कैबिन से बाहर आया और एम्प्लॉयज को डांटने लगा, अपना काम छोड़कर तुम लोग इस 2 कौड़ी के नौकर से बातें कर रहे हो, सबको डिसमिस कर दूंगा मैं। सभी एम्प्लॉयज फौरन ही वहां से चले गए। विक्रम ने वीर से लंच बॉक्स लिया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने केबिन में चला गया। वीर तब तक कैबिन के बाहर खड़ा रहा जब तक विक्रम ने अपना लंच फिनिश नहीं कर लिया। इसके बाद वो खाली लंच बॉक्स लेकर वहां से जाने लगा। तभी अधेड़ उम्र का एक शख्स उसके करीब आते हुए धीमे से बड़बड़ाया, तुम्हारे बाप की एक और जिंदगी भी दांव पर लगाने वाला है ये विक्रम। वीर को उस शख्स की बात समझ नहीं आई। वो इस शख्स को पहचानता था। इसका नाम मंगल राव था और ये उसके डैड का सबसे पुराना एम्प्लॉय था। तभी मंगल राव ने थोड़े मिस्टीरियस अंदाज में मुस्कुराते हुए वीर से कहा, तुम्हारे खानदान की नींव बेच रहा है, 100 साल पुरानी नींव, रहेजा इंडस्ट्रीज, जो नींव तुम्हारे दादाजी के पिता हरिवंश रहेजा जी ने रखी थी, जहां तुम अभी खड़े हो। लेकिन तुम क्या ही कर पाओगे इसमें? जब तक यहाँ की गुत्थियां सुलझाओगे तब तक सब खत्म हो जाएगा, बच्चे हो तुम। इतना कहकर मंगल राव फौरन ही वहां से चला गया, जबकि वीर के अंदर ये सब सुनकर एक आग सी जलने लगी। मंगल राव की बात सुनकर वीर को एकदम से याद आया कि जब वो विक्रम की कैबिन में घुसा था तो उस वक्त वो फोन पर कोई डील कर रहा था और वीर को देखकर वो एकदम से हड़बड़ा गया था। घर आने के बाद भी बहुत देर तक वीर इसी बारे में सोचता रहा था। विक्रम ने उसके डैड का सब कुछ छीन लिया था और वो अब रहेजा इंडस्ट्रीज को ही बेच रहा था, लेकिन रहेजा इंडस्ट्रीज को बेचकर उसे क्या मिलेगा? वीर को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे विक्रम की नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। विक्रम अब घर आ चुका था और बड़ी देर से पी रहा था। वीर, कहाँ मर गया यू बास्टर्ड? मेरे लिए एक और ड्रिंक बना। एक झटके से वीर अपने ख्यालों से बाहर आ गया। रात काफी हो चुकी थी और विक्रम अपने प्राइवेट बार में बैठा हुआ शराब पी रहा था। वीर ने बहुत ही हड़बड़ी में एक ड्रिंक तैयार की और विक्रम की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक वो लड़खड़ा गया। सारी ड्रिंक विक्रम के दाएं पैर पर गिर गई। वीर बुरी तरह घबरा गया, जबकि विक्रम अपनी पैंट को झटकते हुए चिल्लाया, हरामजादे, क्या तेरे बाप ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई तुझे? हमें तो जिंदगी भर तमीज का पाठ पढ़ाया उसने। वीर ने फौरन एक नैपकिन उठाया और विक्रम की पैंट साफ करने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन विक्रम उसे रोकते हुए बोला, ए खबरदार, अगर तूने मेरे इस पुराने जख्म को छुआ भी तो। वीर सहमकर पीछे हट गया। विक्रम अब उसे घूरते हुए कहने लगा, क्या तू भूल गया इस जख्म को जो रहेजा खानदान ने मुझे दिया था? तो ले, एक बार फिर से देख इसे। इसी के साथ उसने अपनी पैंट को ऊपर खींचते हुए अपना दायां पैर आगे बढ़ाया। वीर ने देखा कि विक्रम का दायां पैर कटा हुआ था। घुटने से नीचे एक प्रोस्थेटिक लैग था। वीर ने अपनी निगाहें हटा ली। विक्रम बहुत ही नफरत भरे लहजे में बोला, याद रखना वीर, जब तक मेरा यह जख्म मुझे तड़पाता रहेगा तब तक तू भी तड़पेगा। मेरे ऊपर हुए हर जुल्म की सजा तुझे भुगतनी होगी। रहेजा का नामो निशान मिटते हुए तुझे देखना होगा। वीर के जहन में विक्रम के पैरों की वो तस्वीर बड़ी देर तक रही। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे की कहानी क्या है, लेकिन वो जख्म तो कभी नहीं भरेगा। तो क्या विक्रम ने ये सोच रखा है कि वो वीर को जिंदगी भर तड़पाएगा? विक्रम के हाथों देर तक जिल्लत बर्दाश्त करने के बाद वीर जब अपने रूम की ओर जा रहा था तो उसे किसी ने हौले से पुकारा, वीर बेटा। वीर जानता था कि ये उसकी मॉम नंदिता है, जो इसी विला के एक छोटे से हिस्से में रहती थी, मगर उसे यहाँ आने की परमिशन नहीं थी। नंदिता के चेहरे पर एक बेबसी के साथ साथ अब एक गिल्ट भी नजर आने लगा था। एक पल की खामोशी के बाद उसने वीर के करीब आते हुए कहा, मैं तुम्हें इस हाल में और नहीं देख सकती वीर। तुम्हें लंदन से वापस नहीं लौटना चाहिए था। मैंने कहा था यहाँ मत आना। वीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, जो कुछ हुआ वही मेरी डेस्टिनी थी मॉम। अब इस डेस्टिनी को बदलना ही मेरा लक्ष्य है।
इसी के साथ वो वहां से जाने लगा। तभी नंदिता तेजी से आगे बढ़ी और वीर का रास्ता रोकते हुए बोली, सुनो वीर, तुम्हें छुटकारा मिल सकता है। कोई है जो तुम्हारी डेस्टिनी बदल सकता है। वीर अब थोड़ी हैरानी से नंदिता को देखने लगा। नंदिता अब उसके और करीब आई और उसे एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये बच्चा वीर, ये तुम्हारी डेस्टिनी बदल सकता है। तुम्हें उसे ढूंढकर यहाँ लाना होगा। यस वीर, अगर किसी तरह इस बच्चे को तुम ढूंढ सको तो वो हमारे पुराने दिन वापस लौटा सकता है। वीर ने बहुत डेस्परेट होते हुए पूछा, कौन है ये बच्चा मॉम, और इसका मेरी डेस्टिनी से क्या कनेक्शन है? नंदिता ने बड़ा संभल कर अपने शब्दों पर ध्यान देते हुए जवाब दिया, इस बारे में कुछ भी बताना अभी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जितना मैंने सुना है किसी को बात करते हुए कि इस बच्चे के मिलने से चीजें बदल सकती हैं। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ होगा, किसी ऑर्फनेज में या कहीं और। ये कहते हुए वो एकदम से रुक गई। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर कामिनी खड़ी हुई थी। वो पोच की तरफ से विला के अंदर आ रही थी, लेकिन अचानक नंदिता को वीर से बातें करते देख वहीं रुक गई थी। नंदिता अब थोड़ा घबरा गई और फौरन वहां से चली गई। वीर ने वो तस्वीर अपने पॉकेट में डाल ली। कामिनी अक्सर ही नंदिता पर नजर रखती थी। जब कभी नंदिता वीर से मिलने या उससे बात करने की कोशिश करती तो कामिनी वहां आसपास ही रहती थी। वीर भी अब फौरन वहां से चला गया, लेकिन अपनी माँ की बातों ने उसे काफी रेस्टलेस कर दिया था। वीर अब यही सोच रहा था, आखिर कौन हो सकता है ये बच्चा? मॉम इसके बारे में कैसे जानती है और कब से? और अगर वो सचमुच ही मेरी कुछ हेल्प कर सकता है तो फिर मॉम ने अब तक उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? वीर ने डिसाइड किया कि वो कल कोई मौका देखकर मॉम के पास जाएगा, उस बच्चे के बारे में पूरी डिटेल्स पता करेगा। मगर वीर को अगले दिन ऐसा मौका नहीं मिल सका क्योंकि कामिनी को शक हो गया था। कामिनी ने सख्त आवाज में पूछा, तो कल नंदिता क्या कंस्पिरेसी कर रही थी मेरे खिलाफ? कार वॉश कर रहे वीर के हाथ एकदम से रुक गए। वो कुछ नहीं कह सका, बल्कि अंदर ही अंदर थोड़ा सहम गया था। कामिनी अब उसे घूरते हुए बोली, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही थी ना? नहीं आंटी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वीर ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कामिनी गुस्से से भड़कते हुए कहने लगी, दोबारा अगर मैंने तुम दोनों को यूं अकेले में मिलते जुलते हुए देखा ना, तो याद रखना, ये बात मैं विक्रम को बता दूंगी, और फिर उसके बाद तुम्हारा या नंदिता का जो भी हाल होगा वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। कामिनी की बात सुनकर वीर के अंदर भयंकर गुस्सा दहक रहा था। रहेजा खानदान की कामिनी, उसकी बुआ, आज उसे उसकी माँ से बात करने से रोक रही थी। वीर ने सोच लिया था कि वो इस डेस्टिनी को बदल कर ही रहेगा और इन सबको, जिन्होंने उसके डैड को धोखा दिया है, उन्हें सबक सिखाएगा। देर रात को वीर अपने रूम में आया। अभी वो अपने बिस्तर पर लेट ही रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। ये उसके दोस्त नकुल का कॉल था। वीर ने फौरन कॉल रिसीव करते हुए पूछा, हेलो नकुल, कुछ पता चला उस इंसिडेंट के बारे में? फोन की दूसरी ओर से नकुल की आवाज आई, यस वीर, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला है एंड यू मस्ट कम टू हेल्प मी। ये सुनते ही वीर बुरी तरह चौंक उठा। उसने पूछा, व्हाट हैपेंड नकुल, क्या क्लू मिला है तुझे? नकुल ने उसे बताया, वीर, मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ। एक बंदा है जिसे मैं साउथ तक से फॉलो कर रहा हूँ। वो मुझे बहुत सस्पिशियस लग रहा है। उसकी रिस्ट पर मुझे एक टैटू दिखाई दिया जिस पर दो वर्ड लिखे थे, डीडी। एंड यू नो, पिछले साल लंदन में रहने वाले इंडियंस के साथ जो इंसिडेंट हुआ था ना, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी इसी तरह के टैटू वाला एक आदमी दिखाई दिया था जिसे वहाँ की पुलिस अभी तक तलाश कर रही है। ये सुनते ही वीर को एक शॉक लगा। तभी नकुल ने बहुत डेस्परेटली कहा, वीर, वो इस वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जा रहा है। शायद कोई ट्रेन पकड़नी है उसे, सो वी मस्ट नैप हिम डाउन राइट नाउ। लेकिन मैं ये काम अकेला नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि उसके साथ 2 आदमी और हैं, सो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वीर ने तुरंत कहा, ओके नकुल, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए वीर ने फौरन कॉल डिस्कनेक्ट किया और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। वीर जानता था कि वो इस वक्त विला के मेन गेट से बाहर नहीं जा सकता। वहां सिक्योरिटी गार्ड्स है और विक्रम की परमिशन के बिना वीर कहीं नहीं आ जा सकता था। वीर फुर्ती से अपने रूम से बाहर आया और दौड़ता हुआ विला के पिछले हिस्से की बाउंड्री वॉल तक पहुंचा। और अभी वो उस पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे अपने पीछे एक तेज आवाज सुनाई दी, रुक जाओ वीर। वीर फौरन अपनी जगह पर ही रुक गया क्योंकि ये आवाज विक्रम की थी। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसके नजदीक आ चुका था। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, तो भागने की तैयारी कर रहे थे क्यों? वीर ने सहमते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस किसी से मिलना है। मैं थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए।
लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले विक्रम जैसे दहाड़ते हुए बोला, क्या तू मुझे बेवकूफ समझता हरामजादे? मुझे सब पता है कि तुम दोनों माँ बेटा मिलकर क्या साजिश रच रहे हो मेरे खिलाफ। कामिनी ने मुझे सब बताया है कि वो नंदिता। विक्रम अभी आगे कुछ कहता कि वीर ने एकदम से गुस्सा होते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, विक्रम अंकल, आप मॉम को इन सब से दूर रखिए। विक्रम का गुस्सा और भी भड़क गया। उसने अब वीर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई कि तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करे? क्या तू भूल गया उस कॉन्ट्रैक्ट को? अगर तू यहाँ रहकर उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत चुकाएगा तो नौकर बन के ही सही कम से कम इस विला में रहेगा, लेकिन यहाँ से भागा तो कहीं का नहीं रह पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र आते ही वीर अब एकदम से बेबस हो गया। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैं यहाँ से भाग नहीं रहा था। आप फिक्र मत करिए अंकल, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। विक्रम अब हौले से हंस दिया। फिर उसने वीर का कॉलर छोड़ते हुए कहा, अच्छा, तो इतनी रात को किसकी याद आ रही थी तुम्हें? किससे मिलना है? सर हमें भी तो पता चले। वीर को कुछ सूझा और उसने कहा, वो दरअसल डैड की बहुत याद आ रही थी। एक बार उन्हें देखने का मन कर रहा था तो मैं हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा, आप मेरा यकीन कीजिए। ये सुनकर विक्रम के होठों पर अब एक कनिंग स्माइल आ गई। विक्रम ने अपने फोन पर एक वीडियो प्ले करके वीर को दिखाया। विक्रम ने अपनी उसी कनिंग स्माइल के साथ कहा, हेलो वीर, मिल लो अपने डैड से। देखो, अभी भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, अभी भी इनके जिस्म में कोई हरकत नहीं है। और ये जो डॉक्टर्स और नर्स देख रहे हो ना तुम, वो दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये मेरे बहुत वफादार हैं। मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी से मेरा मतलब है कि कुछ भी। जैसे अगर मैं इनसे अभी ये कह दूं कि इस कोमा पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, तो विक्रम ने जानबूझकर अपनी बात छोड़ दी और एक ठहाका लगाकर हंसने लगा। जबकि विक्रम की इस धमकी का मतलब वीर अच्छी तरह समझ चुका था। वो चुपचाप अपने रूम की ओर चल दिया। विक्रम के ठहाके अभी भी जैसे उसका पीछा कर रहे थे। अपने रूम में एंटर होने के साथ ही वीर के पास नकुल का कॉल आया। यार वीर, कहाँ रह गया तू? वो बंदा मेरे हाथ से निकल गया यार। वीर अब कुछ नहीं कह सका। उसे अपनी इस बेबसी और विक्रम पर बहुत गुस्सा आने लगा। अगली सुबह वीर रोजाना की ही तरह दूसरे नौकरों के साथ मिलकर हाउस क्लीनिंग में जुटा हुआ था कि तभी कामिनी ने उससे कहा, सुनो वीर, ये काम बाद में करना, पहले ग्रोसरी स्टोर चले जाओ। हाँ में सर हिलाते हुए वीर वहां से जाने लगा। तभी वीर की ही उम्र का एक लड़का वहां आया और कामिनी से बोला, हे मॉम, पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करवा दो यार, आई एम गेटिंग लेट, मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना है। ये लड़का कामिनी का बेटा युवराज था। कामिनी ने अब फौरन वीर से कहा, वीर, पहले युवराज के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करवा दो। वीर किचन की ओर जाने लगा तो युवराज ने उसे टोकते हुए कहा, ए सुन, पिछली बार तो तुझे छोड़ दिया था मैंने, लेकिन आज अगर ऑमलेट ओवर कुक्ड हुआ ना तो सीधा तेरे मुंह पर फेंक कर मारूंगा, समझा? और हाँ, आज शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स हाउस पार्टी के लिए आ रहे हैं, तो मेरा रूम अच्छे से क्लीन कर देना। वीर ने चुपचाप हाँ में अपना सर हिलाया और युवराज का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद वीर अपने सारे काम फिनिश करके ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए निकल रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपनी मां नंदिता पर पड़ी, जो दबे कदमों से चलती हुई विक्रम के रूम की ओर जा रही थी। वीर को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि नंदिता कभी भी विक्रम के कमरे में नहीं जाती थी। हालांकि ये वही कमरा था जहां कुछ समय पहले अधिराज और नंदिता रहते थे। इस वक्त घर पर ना विक्रम था और ना ही कामिनी। युवराज भी ऑफिस जा चुका था, इसलिए वीर अब फौरन अपनी मां के पीछे पीछे विक्रम के रूम की ओर चल दिया। लेकिन रूम में एंटर होने से पहले ही वो एकदम से चौंक कर रुक गया। उसने देखा कि नंदिता विक्रम की सेफ खोलकर उसमें से नोटों की गड्डियां निकाल रही थी, यानी नंदिता के पास ऑलरेडी सेफ की एक चाबी थी। तभी नंदिता रूम से बाहर आने लगी। वीर फौरन एक कोने में छुप गया। नंदिता बहुत ही सावधानी से इधर उधर देखते हुए अब विला से बाहर निकल आई थी। उसने एक ऑटो रिक्शा रुकवाया और वहां से रवाना हो गई। कुछ देर बाद ऑटो रिक्शा ओल्ड दिल्ली के एक सुनसान से इलाके में जाकर रुक गया। नंदिता ऑटो से बाहर आई और एक अंधेरी सी गली में एंटर हो गई। वीर ने भी अपनी बाइक रोकी और पैदल ही उस गली की ओर चल दिया। गली के अंदर थोड़ी दूरी पर उसे नंदिता दिखाई दी, जो एक आदमी से कुछ कह रही थी। उस आदमी का हुलिया किसी गुंडे बदमाश जैसा था। फिर नंदिता ने सारे पैसे उस आदमी के हवाले किए और फौरन वहां से वापस लौट गई। ये सब देखकर वीर अभी तक शॉक्ड था, क्योंकि वो रुपए बहुत सारे थे। नंदिता जब वहां से चली गई तो वीर फौरन उसी गली में घुसा और उस आदमी को तलाश करने लगा, जिसे नंदिता ने पैसे दिए थे। लेकिन अब वो आदमी उसे वहां कहीं दिखाई नहीं दिया। वीर अब खुद से ही ये सब सवाल पूछ रहा था। मॉम आखिर ऐसी बदनाम जगह पर क्यों आई थी और उन्होंने उस गुंडे को पैसे क्यों दिए?
आखिर ये सब हो क्या रहा है? मॉम मुझसे ये सब क्यों छुपा रही है? पहले उन्होंने वो बच्चे वाली बात अब तक मुझसे छुपाए रखी, और अब वो कोई ऐसा काम कर रही है जिसके लिए उन्हें विक्रम के पैसे तक चुराने पड़े। जब वीर रहेजा विला पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। विला में कदम रखने के साथ ही वीर का सामना कामिनी से हुआ। वीर को देखते ही वो भड़कते हुए बोली, कहां मर गए थे तुम? ग्रोसरी शॉप जाकर आने में इतना वक्त लगता है? वीर ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन कामिनी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना युवराज ने आज अपने दोस्तों के लिए हाउस पार्टी रखी है। नाउ गो एंड सर्व देम। वीर अब चुपचाप युवराज के कमरे की तरफ चल दिया। युवराज के रूम में इस वक्त जमकर पार्टी चल रही थी। उसके बहुत से दोस्त यहाँ जमा थे। लाउड म्यूजिक बज रहा था और सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी वीर ड्रिंक्स और स्नैक्स से भरी हुई एक ट्रॉली लेकर यहाँ आया। उसे देखते ही युवराज ने एकदम से म्यूजिक स्टॉप कर दिया। उसके सभी फ्रेंड्स थोड़ी हैरानी से उसे देखने लगे। युवराज ने सभी को एड्रेस करते हुए ऊंची आवाज में कहा, डोंट वरी गाइस, पार्टी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक खास हस्ती से मिलवाना चाहता हूँ। गाइस, ये है वीर रहेजा। ये हमारे घर का नौकर है। काफी रईस नौकर है ये। यू नो, ही वाज अ बिलियनियर एंड नाउ ही इज अ सर्वेंट। ही इज अ बिलियनियर सर्वेंट। युवराज के इस मजाक पर उसके सभी दोस्त हंसने लगे और वीर को सार्केस्टिक अंदाज से देखने लगे, लेकिन वीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो चुपचाप सबको ड्रिंक सर्व करने लगा। जबकि युवराज ने अब आगे कहा, गाइस, तुम लोगों ने इस तरह की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी जिसमें कोई भिखारी रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाता है, लेकिन क्या कभी किसी बिलियनियर को भिखारी बनते देखा है? अगर नहीं तो हियर इज वीर रहेजा, जो आज इस पार्टी में हम सबका सर्वेंट है। नाउ प्ले द म्यूजिक एंड एंजॉय द पार्टी। चीयर्स। म्यूजिक फिर से शुरू हो गया और युवराज के दोस्त वीर की सिचुएशन के मजे लेते हुए एंजॉय करने लगे। तभी युवराज ने जानबूझकर अपना ग्लास तोड़ दिया, जो फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। युवराज अफसोस जाहिर करने का नाटक करते हुए बोला, ओह आई एम सो सॉरी यार वीर, तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन इसे अभी ही साफ करना पड़ेगा। वीर चुपचाप फर्श साफ करने लगा। तभी युवराज के एक दोस्त ने भी अपना ग्लास गिरा दिया। इसके बाद तो एक एक करके सभी फ्रेंड्स अपना अपना ग्लास फर्श पर फेंकने लगे और वीर बिना कुछ कहे फर्श साफ करता रहा। देर रात तक ये पार्टी चलती रही। वीर इसी तरह युवराज और उसके दोस्तों के हाथों बेइज्जत होता रहा। अगली सुबह वीर की नींद देर से खुली, लेकिन विक्रम की नींद एक फोन कॉल से जल्दी खुल गई थी। कॉल रिसीव करने के साथ ही उसने थोड़ा रूडली कहा, मिस्टर कुकरेजा, इतनी सुबह सुबह फोन करने की क्या जरूरत थी? मैंने गारंटी दी है ना आपको कि आज ये डील हो जाएगी। इसी के साथ उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। इस फोन कॉल से विक्रम ही नहीं बल्कि कामिनी भी डिस्टर्ब हो गई थी, जो इस वक्त विक्रम के बगल में सो रही थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा, कम ऑन यार विक्रम, तुम अपना फोन साइलेंट मोड पर रखा करो। विक्रम अब एकदम से मुस्कुरा उठा। फिर उसने कामिनी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, यू नो कामिनी, जब तुम ऐसे इरिटेट होती हो ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। इस पर कामिनी ने अब थोड़े शिकायती लहजे में कहा, बट तुम्हारे पास इस खूबसूरती के लिए अब जरा भी वक्त नहीं है। तुम बहुत बदल गए हो विक्रम। पहले तो कहा करते थे कि एक बार ये दौलत मिल जाए और हमारी शादी हो जाए, फिर हमारे पास वक्त ही वक्त रहेगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बस कुछ ही दिनों की बात है मेरी जान, उसके बाद सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा और तब मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त होगा। ये कहते हुए विक्रम ने कामिनी के होठों को चूम लिया। तभी विक्रम को एकदम से कुछ याद आया और उसने कामिनी से पूछा, वैसे युवराज को तुमने सब कुछ ठीक तरह से समझा तो दिया है ना? आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर कामिनी ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, क्या तुम्हें युवराज पर भरोसा नहीं? क्या तुम उसे अपना बेटा नहीं मानते? विक्रम हौले से हंस दिया और उसने कामिनी को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, युवराज मेरे बेटे जैसा ही है, लेकिन वो अभी तक मुझे अपना बाप नहीं मानता। और वैसे हकीकत भी तो यही है ना कि उसका बाप कोई और है। मीन्स तुम्हारा पहला पति शेखर, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर कामिनी अब एकदम से अनईजी होते हुए बोली, कम ऑन विक्रम, मुझे ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, युवराज को मैं अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। वो आज तुम्हारे फेवर में वोट देगा बोर्ड मीटिंग में। इसके बाद वो खुद को विक्रम की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बिस्तर से उठने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे पकड़कर फिर से अपनी बाहों में लेते हुए कहा, कम ऑन यार कामिनी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम तो अच्छी तरह से जानती ही हो ना कि तुम्हारे भाई अधिराज से ये सब मैंने कितनी मुश्किल से छीना है। और अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हारी जगह
तुम्हारे बेटे युवराज को शेयर होल्डर नहीं बनाया होता ना, तो आज मैं सब कुछ लीगली अपने नाम करवा चुका होता। कामिनी ने अब कुछ नहीं कहा, जबकि विक्रम एक बार फिर से उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगा था। उधर वीर युवराज के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। वीर ने देखा कि इस वक्त आसपास कोई नहीं था, तो उसने फौरन कॉल रिसीव किया। फोन के दूसरी ओर से एक आवाज सुनाई दी। हेलो वीर, मैं मंगल राव बोल रहा हूँ, रहेजा कंपनी का सबसे पुराना वफादार। आज वो कमीना विक्रम कंपनी के सभी मेजर शेयर होल्डर्स की वोटिंग करवा रहा है, और अगर उसके फेवर में सारे वोट हुए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए रहेजा खानदान की विरासत खो दोगे। इसी के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वीर ये सुनकर एकदम से शॉक्ड रह गया था। उसे याद आया कि मंगल राव ने उसे पहले भी ये चेतावनी दी थी कि विक्रम पूरी रहेजा इंडस्ट्रीज को दांव पर लगाने जा रहा है। आखिर तू इस कंपनी को बचाने के लिए क्या कर सकता है वीर? ये तेरे परदादा की निशानी है, बहुत मेहनत से बनी है ये कंपनी। जल्दी सोच वीर, कुछ तो करना होगा। यही सोचता हुआ वीर अब युवराज के कमरे में उसका ब्रेकफास्ट लेकर एंटर हुआ, मगर युवराज तो ऑलरेडी ऑफिस जाने के लिए निकल चुका था। तभी वीर को एक टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई दिए। वीर एकदम से चौंक उठा। उसने मनी मन कहा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर होल्डर से रिलेटेड हैं, और युवराज भी एक मेजर शेयर होल्डर है। वीर का दिमाग अब तेजी से काम करने लगा। शायद अपनी कंपनी को बचाने का एक रास्ता उसे मिल गया था। उधर रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस में बोर्ड मीटिंग ठीक वक्त पर शुरू हो गई थी। सभी मेंबर्स और शेयर होल्डर्स यहाँ मौजूद थे और आपस में डिस्कशन कर रहे थे। युवराज भी इनमें शामिल था। डिस्कशन के दौरान ही विक्रम को कंफर्म हो गया था कि सारे वोट उसके ही फेवर में होंगे, इसलिए वो न केवल निश्चिंत था बल्कि बेहद खुश भी था। वोटिंग से ठीक पहले एक छोटा सा ब्रेक हुआ। युवराज फौरन मीटिंग चैम्बर से बाहर आ गया क्योंकि उसे सिगरेट की तलब लग गई थी। तभी उसे वीर दिखाई दिया। युवराज ने उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वीर ने बहुत ही नॉर्मली कहा, विक्रम अंकल का लंच बॉक्स देने आया था। युवराज ने थोड़ी हिकारत से उसे देखा और फिर अपनी सिगरेट सुलगाने लगा। तभी वीर ने उससे कहा, अंदर क्या वोटिंग चल रही है? युवराज अब थोड़े गुस्से से बोला, तुझे इससे क्या लेना देना? तू ना तो शेयर होल्डर है और ना ही बोर्ड मेंबर। चल अब निकल इधर से। लेकिन वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भला ऐसी कंपनी से क्या ही लेना देना होगा जिसे विक्रम दांव पर लगाने जा रहा हो। युवराज अब एकदम चौंक उठा। वीर को घूरते हुए उसने कहा, हाँ तो कुछ बड़ा सोच रहे हैं वो, बहुत बड़ा। अभी पूरी डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन अगले वेंचर में उनका 50% पार्टनर रहूंगा मैं। लेकिन वीर ने फौरन उसे इंटरप्ट करते हुए कहा, लेकिन सारे वोट अगर विक्रम के फेवर में हो गए तो वो कुछ भी कर सकता है, बल्कि वो जिसे चाहे इस कंपनी से लात मारकर बाहर कर सकता है। तुमने शायद कंपनी रेगुलेशन ठीक से नहीं पढ़े हैं। इतना कहने के साथ ही वीर फौरन वहां से चला गया। युवराज ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए वीर को एक गाली दी और फिर वो मीटिंग चैम्बर की ओर चल दिया। वोटिंग अब शुरू हो चुकी थी। एक एक करके सारे वोट विक्रम के फेवर में आते जा रहे थे और इसी के साथ विक्रम की स्माइल गहरी और गहरी होती जा रही थी। उसकी निगाहें अब युवराज पर टिक गई क्योंकि अब बस आखिरी वोट उसी का बाकी था। युवराज अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसके दिमाग में वीर की बात घूम रही थी। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, सॉरी गाइज, बट आई डोंट वांट टू कास्ट माय वोट राइट नाउ। मीटिंग चैम्बर में एकदम से सन्नाटा छा गया। विक्रम तो बुरी तरह बौखला उठा क्योंकि रूल के मुताबिक यदि एक भी शेयर होल्डर अपना वोट देने से इनकार कर देता है तो विक्रम कंपनी के बारे में कोई भी फैसला अकेला नहीं ले सकेगा। तुम्हें आखिर वोट देने में प्रॉब्लम क्या है? विक्रम ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए युवराज से पूछा। युवराज ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। मैं कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को ठीक से स्टडी करने के बाद ही कोई फैसला लूंगा। इससे ज्यादा विक्रम और कुछ नहीं सुन सका और गुस्से से तमतमाता हुआ मीटिंग हॉल से बाहर चला गया। विक्रम जब रहेजा विला पहुंचा तब भी वो गुस्से से भरा हुआ था। टेबल साफ करते हुए वीर विक्रम को देखकर मनी मन मुस्कुरा उठा क्योंकि आज उसने अपनी कंपनी को विक्रम के हाथों बर्बाद होने से बचा लिया था। लेकिन वो ये भी जानता था कि विक्रम ये कोशिश फिर करेगा। तभी वीर को एक लड़की की आवाज सुनाई दी, हे वीर। वीर ने चौंक कर देखा तो उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। ये महक थी, वीर की एक पुरानी दोस्त। महक तेजी से आगे बढ़ी और वीर को हक करते हुए कहने लगी, कमाल है यार वीर, तुम तो एकदम भूल ही गए मुझे। इतने दिनों से ना कोई फोन कॉल ना मैसेज। लंदन जाकर खुद को बहुत बड़ा हीरो समझने लगे हो क्या? और वैसे तुम वापस कब आए, इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी तुमने। वो तो मैं बाई चांस तुम्हारे मॉम डैड से मिलने यहाँ आ गई एंड बाई चांस तुम मुझे मिल गए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। महक बहुत एक्साइटेड हो रही थी और एक साथ ना जाने कितनी ही शिकायतें कर दी थी उसने वीर से, मगर वीर अभी कुछ कहता कि तभी विक्रम अपने रूम से बाहर निकला और गुस्से से चीखा,
Who is that bloody bastard? मेरी सेफ में से 25 लाख रुपए किसने चुराए हैं? जो भी है चुपचाप सामने आ जाए, वरना एक एक की खाल उधेड़ कर रख दूंगा। ये सुनकर वीर एकदम से घबरा गया। महक भी बुरी तरह से शॉक्ड हो गई और हैरानी से वीर को देखने लगी। कामिनी भी एकदम से दौड़ी दौड़ी वहां आई। घर के सभी नौकर चाकर भी सहमे से दूर खड़े ये देख रहे थे। उधर नंदिता ने भी विक्रम की आवाज सुनी थी और वो भी चुपचाप आकर यहाँ खड़ी हो गई थी। तेज तेज कदमों से चलता हुआ विक्रम अब सीधा वीर के सामने आकर रुक गया और उसे घूरने लगा। वीर ने अपनी नजरें झुका ली और धीमे से बोला, वो पैसे मैंने लिए अंकल। वीर की बात पूरी होने से पहले विक्रम ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। नंदिता वीर के मुंह से सुनकर हैरान थी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वीर को यूं एक अननोन आदमी के हाथों बेइज्जत होते देख महक को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अभी तक रहेजा फैमिली के मौजूदा हालातों से अनजान थी। तभी उसे विक्रम के गुस्से से गरजती हुई आवाज सुनाई दी। वो वीर से कहने लगा, मैं तो ये पहले से ही जानता था हरामजादे कि ये काम तेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। कल रात तू यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और आज जिसके फेंके टुकड़ों पर तू पल रहा है उसी को धोखा दिया तूने। बता कहाँ है मेरा पैसा? क्यों हाथ लगाया तूने उसे? इसी के साथ विक्रम अब दोबारा वीर पर हाथ उठाने ही जा रहा था कि तभी दूर खड़ी हुई नंदिता एकदम से आगे आते हुए कहने लगी, प्लीज विक्रम रुक जाओ, वीर ने वो पैसे नहीं चुराए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले वीर ऊंची आवाज में कह उठा, नो, वो पैसे मैं नहीं चुराए विक्रम अंकल, और मैं आपको वापस लौटा दूंगा। वीर का ये बिहेवियर देखकर नंदिता अब चुप हो गई, जबकि विक्रम ने वीर को घूरते हुए कहा, अच्छा 5 रुपए तक की औकात नहीं और तू मुझे 25 लाख रुपए लौटाएगा? तो फिर ठीक है, ला अभी वापस लौटा मेरे पैसे। वीर ने अब थोड़े सपाट लहजे में कहा, अभी नहीं है मेरे पास, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तभी इतनी देर से खामोश खड़ी महक अब विक्रम से कहने लगी, सुनिए मिस्टर, आई डोंट नो हु आर यू, लेकिन मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। नाउ जस्ट लीव वीर अलोन। ये सुनते ही विक्रम के गुस्से का पारा फिर से चढ़ने लगा। वो अभी महक से कुछ कहने ही जा रहा था कि वीर ने उससे कहा, महक, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मेरे मॉम डैड से मिलने आई थी ना तुम? सी, वो रही मेरी मॉम, और मेरे डैड सिटी हॉस्पिटल में इज इन कोमा, और ये मैं हूँ। नाउ प्लीज लीव मी अलोन और फिर दोबारा यहाँ कभी मत आना। वीर से यह सुनकर महक को एक गहरा धक्का लगा, लेकिन उसे अब समझ में आ गया था कि जरूर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आया है रहेजा फैमिली पर, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। वीर भी अपने रूम की ओर जाने लगा, लेकिन तभी विक्रम ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, सुन बे, 15 दिन का वक्त है तेरे पास। अगर मुझे मेरे 25 लाख रुपए वापस नहीं मिले तो फिर तू अच्छी तरह जानता है कि मेरे एक इशारे पर क्या हो सकता है। विक्रम का ये इशारा वीर अच्छी तरह समझता था। उसकी आंखों के सामने अपने डैड अधिराज का चेहरा घूम गया। उधर जब से महक ने वीर और उसकी मॉम को सिचुएशन में देखा था, तब से वो बहुत सैड फील कर रही थी। वो इस वक्त अपनी एक फ्रेंड जूही के साथ एक कैफे में बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन अभी भी वीर की ओर ही लगा हुआ था। जूही ने उसे टोकते हुए पूछा, ए, तू ये बार बार कहाँ लॉस्ट हो रही है यार? सी, तेरी ये हॉट कैपेचिनो एकदम कोल्ड कॉफी बन गई है, और सामने देख कितना हॉट बंदा बैठा है। महक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वीर से मिली थी मैं। ये सुनते ही जूही एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहने लगी, वीर? यू मीन वीर रहेजा? ओह माय गॉड, मतलब तेरा फर्स्ट एंड लास्ट क्रश? किसी और को देखा नहीं तूने आज तक? वन एंड ओनली वीर। हाउ बोरिंग यार। बट यार, वो तो लंदन में था ना, कब वापस आया? महक अब रेस्टलेस होते हुए कहने लगी, आई डोंट नो यार, वो बहुत बदल गया है। एक्चुअली सब कुछ बदल गया है, एंड यू वोंट बिलीव कि वो अपने ही घर में किसी सर्वेंट की तरह रह रहा है यार। जूही अब एकदम से शॉक्ड होते हुए बोली, व्हाट? ये तू क्या कह रही है? ये कैसे मुमकिन है? जवाब में महक ने उसे वो सब कुछ बताया जो रहेजा विला में उसने देखा था। इसे सुनकर जूही को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, आई थिंक महक कि ये कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। जो वो आदमी है ना विक्रम, ये सब उसी का काम है। महक ने अब कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगी। तभी जूही ने उससे पूछा, वैसे वीर ने तो तुझे सब बताया ही होगा? महक ने एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा, नहीं यार, उसने तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं की, बल्कि मुझे दोबारा मिलने को भी मना किया। महक की फीलिंग्स को समझते हुए जूही ने उसे दिलासा दिया, बट यार तू ये मत भूल कि वीर की सिचुएशन इस वक्त क्या है। ऐसे हालात में तो कोई भी बंदा फ्रस्ट्रेट होकर ऐसा कह सकता है, बट वो प्यार तो करता है ना तुझसे। इस पर महक ने अब जैसे कुछ डिसाइड करते हुए कहा, नहीं करता,
लेकिन मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ और ये मेरे लिए काफी है। मैं उसकी हेल्प करूंगी। विक्रम को उसके 25 लाख रुपए मैं वापस लौटाऊंगी, उसी थप्पड़ के साथ जो उसने वीर को मारा था। रात हो चुकी थी और वीर अपने रूम में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सामने समीरा की फोटो थी जिसे वो एकटक देखे जा रहा था। वो धीमे से बड़बड़ाया, आई एम सॉरी समीरा, उस रात तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचने का एक मौका मिला था मुझे, लेकिन मैं चाहकर भी नकुल की हेल्प करने नहीं जा सका। आई एम सो हेल्पलेस यार समीरा, प्लीज फॉरगिव मी। वीर खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखने लगा और उसे याद आया कि समीरा और वो इसी तरह गार्डन में लगाए हुए हैमक झूले में एक दूसरे की बाहों में रात भर आसमान में तारे देखते हुए बातें करते थे। समीरा ने वीर से पूछा, वीर, तुम्हारी बर्थडे पार्टी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? वीर ने बहुत कैजुअली जवाब दिया, नहीं। ये सुनकर समीरा गुस्सा हो गई और हैमक से उठकर वीर को सुनाने लगी, कमाल करते हो तुम भी। बर्थडे एक हफ्ते पर आ गया है और तुमने अब तक कुछ नहीं सोचा। प्लानिंग नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं वीर? बी सीरियस यार। समीरा गुस्सा होकर वहां से जाने लगी और तभी वीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। तुमने सही कहा समीरा, मैंने अपनी बर्थडे की कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन मैंने एक चीज की प्लानिंग की है और वो है हमारे फ्यूचर की। देखो अभी विंटर चल रहा है, तो इस बार समर्स में जब हम इंडिया वापस जाएंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेंगे। अब जबकि मुझ में रिजेक्ट करने जैसी कोई बात नहीं है, तो वो हमारी शादी के लिए मान ही जाएंगे। फिर हम मेरे पेरेंट्स से मिल लेंगे। अब मेरे पेरेंट्स तुम्हें किसी वजह से रिजेक्ट भी कर ले तो भी मैं उनको किसी तरह मना ही लूंगा। ये सुनकर समीरा ने अपनी कोहनी वीर के पेट में मार दी। यार वीर, मुझे अभी सिर्फ तुम्हारे बर्थडे पार्टी की चिंता है। तुम कितना आगे की सोचते हो यार, सब हो जाएगा। एक सेकंड समीरा, तो हमारे बच्चों की शादियों की प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैंने तो वहां तक सोच कर रखा है। ये सुनकर समीरा कहने लगी, मिस्टर रोमांटिक वीर, मैं तो तुम्हारे जितनी रोमांटिक नहीं बन पाऊंगी। अब तुम देख लो, क्या तुम मुझे जिंदगी भर झेलना चाहोगे? तभी उसके दरवाजे पर एक हल्का सा नॉक हुआ और वीर समीरा की यादों से बाहर आ गया। खुद को नॉर्मल करते हुए वीर ने दरवाजा खोला तो सामने नंदिता खड़ी हुई थी। वीर अपना मुंह फेरते हुए बोला, प्लीज मॉम, यहाँ से चली जाओ, अगर कामिनी आंटी ने देख लिया तो। लेकिन नंदिता ने अंदर आते हुए बहुत ही गुस्से से कहा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है वीर, मुझे तुम्हारी परवाह है। नाउ टेल मी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी तुम्हें 25 लाख की चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लेने की? अब कहां से लाकर दोगे विक्रम को वो रुपए? वीर ने सपाट लहजे में जवाब दिया, और आपको क्या जरूरत थी वो चोरी करने की? क्या जरूरत थी एक बदनाम इलाके में जाकर उस गुंडे से मिलने की? नंदिता अब एकदम से चुप हो गई। फिर उसने धीमे से कहा, करना पड़ा मुझे, एंड वो कोई गुंडा नहीं बल्कि एक एजेंट है जिसके जरिए मैंने वो पैसे दुबई भिजवाए हैं। तुम्हारी बहन मेघना को बहुत सख्त जरूरत थी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार उसे इसी तरह पैसे भिजवाए मैंने। ये सुनते ही वीर को अब एकदम से गुस्सा आ गया। नंदिता की पूरी बात सुने बिना ही उसने अपना फोन निकाला और दुबई कॉल करने लगा। कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट होने के साथ ही मेघना की आवाज सुनाई दी। Why are you calling me, वीर? मॉम कहाँ है? Is she all right? वीर ने बहुत रूडली कहा, क्यों मॉम की तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? पहले मुझे ये बता कि तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मेघना गुस्से से बोली, Just shut up, वीर। या तो मॉम से मेरी बात करवाओ वरना मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे। वीर अब ऊंची आवाज में बोला, आज सुननी पड़ेगी मेघना। तुमने हमेशा सिर्फ अपनी जिद पूरी की है, मॉम डैड की फीलिंग्स की कभी कोई परवाह नहीं की। अब और क्या चाहती हो तुम? मेघना की भी आवाज ऊंची हो गई। मैं वो सब कुछ चाहती हूँ वीर जो मेरा हक है। रहेजा खानदान के तुम अकेले वारिस नहीं हो, बल्कि मैं भी हूँ। मेरा भी उस पूरे बिजनेस और प्रॉपर्टी पर उतना ही हक है। इसलिए अगर मैं मॉम से पैसे ले रही हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वीर अब अपना आपा खो बैठा और चिल्लाते हुए बोला, मेघना, तुम्हें पता भी है कि अभी हम किस हालात? लेकिन ये कहते कहते वो एकदम से रुक गया। उसे फौरन याद आया कि मेघना को अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। ना तो वो ये जानती है कि डैड इस वक्त कोमा में है और ना ही ये कि वीर और नंदिता अब विक्रम के रहमो करम पर हैं। तभी नंदिता ने वीर को कॉल डिस्कनेक्ट करने का इशारा किया, मगर दूसरी ओर से मेघना की आवाज आई, हाँ बोलो वीर, क्या कहना चाहते हो तुम? कौन से हालात? क्या रहेजा इंडस्ट्रीज को बिजनेस में कोई लॉस हुआ है? ऐसा क्या हुआ है जो तुम हालात शब्द इस्तेमाल कर रहे हो? डैड का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि कुछ इधर से उधर नहीं हो सकता। और वैसे भी मॉम से मैं जो कुछ ले रही हूँ उतनी तो रहेजा फैमिली की नौकरों की सैलरी होगी। सो डोंट कॉल मी अगेन। इसी के साथ उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वीर अब ना तो कुछ कर सकता था और ना ही कुछ कह सकता था। जो बेबसी नंदिता के चेहरे पर थी वही वीर के चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी।
नंदिता वीर के रूम से निकलकर विला के उस हिस्से की ओर जा रही थी जहां वो रहा करती थी, मगर तभी उसका सामना कामिनी से हुआ। रुको नंदिता, कामिनी की तीखी आवाज ने उसे अब रुकने पर मजबूर कर दिया। कामिनी ने सार्कास्टिक अंदाज में कहा, जस्ट लुक एट यू नंदिता, हाउ शेमलेस यू आर। तुम अपना सब कुछ खो चुकी हो, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। क्या मुझे नहीं पता कि वो 25 लाख किसने चुराए हैं? लेकिन नंदिता ने भी उसे करारा जवाब देते हुए कहा, मैंने जो कुछ चुराया वो मेरा ही था कामिनी। असली चोर तो वो विक्रम है। और भले ही मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मैंने किसी गैर मर्द का सहारा नहीं लिया, और ना ही मैंने अपनी फैमिली को धोखा दिया। सो शेमलेस तो तुम हो कामिनी। कामिनी अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकी। उसने ऊंची आवाज में कहा, यू बिच, क्या मैं याद दिलाऊं तुझे कि मेरे भाई अधिराज से शादी करने के बाद भी तेरी नजर मेरे हस्बैंड शेखर पर रहती थी? याद दिलाऊं तेरा वो अतीत और बता दूं सबको? नंदिता के पास कामिनी की इस बात का अब कोई जवाब नहीं था। वो अब चुपचाप वहां से चली गई, जबकि कामिनी के होठों पर एक स्माइल आ गई थी। तुम लोग एकदम निकम्मे और कामचोर होते जा रहे हो। मैंने कल जोसेफ को जल्दी आने को कहा था, लेकिन वो हरामखोर अभी तक नहीं आया। मुझे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है। कहाँ है वो ब्लडी यूजलेस? अगली सुबह वीर की नींद विक्रम की इस तेज आवाज से खुली, जो इस वक्त मार्था पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। जोसेफ मार्था का हस्बैंड था, जो पहले वीर के डैड अधिराज का ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन अब विक्रम उसका मालिक था। मार्था ने सहमी आवाज में कहा, जी जोसेफ को कल रात फीवर आ गया था, बट वो बस आता ही होगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम चिल्लाया, व्हाट रबिश! क्या मैं तब तक उसका वेट करता रहूंगा? ये कहते हुए उसने मार्था को एक जोर का धक्का दे दिया। तभी वीर ने आगे बढ़कर मार्था को संभालते हुए कहा, अंकल अंकल, आई कैन ड्राइव द कार। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड बॉय। पोर्च में विक्रम की फेवरेट कार खड़ी हुई थी, जिसे विक्रम ने जल्दी जल्दी साफ किया, और फिर वो अभी ड्राइविंग सीट पर बैठने ही जा रहा था कि विक्रम उसे घूरते हुए बोला, क्या तुझे ये भी सिखाना पड़ेगा कि ड्राइवर सिर्फ कार ही ड्राइव नहीं करता? उसका इशारा समझकर वीर ने फौरन विक्रम के लिए कार का डोर खोला। बैक सीट पर बैठने के साथ ही विक्रम ने बहुत एरोगेंटली कहा, मेरी फेवरेट कार है और बहुत एक्सपेंसिव भी। अगर मामूली सा स्क्रैच भी आया ना तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। विक्रम को मीटिंग अटेंड करने होटल लीला एम्बियंस जाना था, जो काफी दूर था, लेकिन वीर की ड्राइविंग स्किल कमाल की थी। वो बड़े आराम से ट्रैफिक को ओवरटेक करता हुआ तेजी से ड्राइव कर रहा था। तभी विक्रम के फोन की रिंग बजी। उसने फौरन कॉल रिसीव किया, लेकिन दूसरी ओर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर विक्रम के गुस्से का पारा एकदम हाई हो गया। उसने फौरन कॉल डिस्कनेक्ट की और वीर से कहा, सुन, पहले सिटी हॉस्पिटल चल। वीर एकदम से चौंक उठा। उसे फौरन अपने डैड अधिराज का ख्याल आया। कहीं डैड को कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन इससे विक्रम इतना टेंस क्यों होगा? अगर डैड को कुछ हो जाता तो भला इसे क्या फर्क पड़ने वाला है? यही सब सोचते हुए वीर ने कुछ ही देर में सिटी हॉस्पिटल के सामने कार रोक दी। विक्रम फुर्ती से बाहर निकलते हुए बोला, यहीं मेरा वेट कर, अंदर घुसने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में घुसा। यहाँ इस वक्त सिर्फ एक ही डॉक्टर था, जो कोमा में पड़े अधिराज रहेजा को मॉनिटर कर रहा था। विक्रम ने गुस्से से तमतमाते हुए पूछा, क्या हुआ इसे? डॉक्टर ने थोड़ा परेशान होते हुए जवाब दिया, अचानक इनकी पल्स बहुत डाउन हो गई थी, बट अब धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। ये सुनकर विक्रम अपना आपा खो बैठा और डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए बोला, सुन बे, तुझे हर महीने लाखों रुपए मैं इसलिए देता हूँ ताकि तू इसे ना जीने दे और ना ही मरने। ये तब तक ऐसे ही कोमा में रहेगा जब तक मैं चाहूंगा। अगर इसकी सांस थमी तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, समझा? डॉक्टर बुरी तरह सहम गया। विक्रम अब उसी तेजी से चलता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आया और वीर को चलने का इशारा किया। उसके लिए कार का दरवाजा खोलते हुए वीर ने पूछा, व्हाट हैपेंड? डैड ठीक तो है ना? विक्रम के होठों पर एक ब्रूटल स्माइल आ गई। उसने कहा, तेरे बाप की किस्मत और जिंदगी दोनों मेरे हाथ में है। अब जल्दी चल, मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूं मैं। वीर ने गहरी सांस लेते हुए कार होटल लीला की तरफ घुमा दी। होटल लीला में विक्रम की मीटिंग कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही थी। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन विक्रम अभी तक होटल से बाहर नहीं आया था। होटल के बाहर खड़ा वीर बहुत बेचैन होने लगा था। उसके जहन में एक के बाद एक बहुत से सवाल उठ रहे थे। वो कभी अपने डैड के बारे में सोचने लगता, तो कभी मॉम के बारे में, तो कभी उन 25 लाख रुपयों के बारे में।
जो उसे 15 दिन में विक्रम को वापस लौटाने हैं, जबकि वीर के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। तभी किसी कार के हॉर्न से वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गया। थोड़ी दूरी पर एक कैब आकर रुकी थी और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसे उसने कुछ ज्यादा ही मजबूती से थाम रखा था। पैदल चलता हुआ वो आदमी जैसे ही वीर के नजदीक से गुजरा, वैसे ही वीर एकदम से चौंक उठा, क्योंकि उसे उस आदमी की कलाई पर एक टैटू दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था डीडी। उस रात नकुल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस आदमी का पीछा कर रहा था, उसकी कलाई पर भी यही टैटू था। ये याद आते ही वीर फौरन उस आदमी का पीछा करने लगा। वो आदमी सड़क पार करके एक छोटे से मार्केट में चला आया और भीड़ के बीच से होता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। वीर लगातार उसके पीछे था। थोड़ा और आगे जाने के बाद वो आदमी एक गली के पास जाकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर वीर पर गई और उसे फौरन शक हो गया। वो अब एकदम से भागकर गली में घुसने लगा, लेकिन वीर उससे भी फुर्ती से दौड़ा और उसने पीछे से उसे पकड़ लिया। छोड़ मुझे, वरना चांद से मार डालूंगा, छोड़ छोड़। वो आदमी वीर को धमकाते हुए बोला और अपने पास से कोई वेपन निकालने लगा, लेकिन वीर ने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारा और वो लड़खड़ा कर वहीं गिर गया। वीर अब उसे पकड़कर उठाते हुए गुस्से से चिल्लाया, जान से तो मैं तुझे मारूंगा कमीने। डार्क डेथ के लिए काम करता है ना तू, जिसने ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जान ले ली। मेरी समीरा को मार डाला तुम लोगों ने। इसी के साथ वीर उस पर एक के बाद एक पंच बरसाने लगा, जिससे उसकी हालत अधमरी सी हो गई। वो आदमी अब दर्द से कराते हुए बोला, रुको रुको, मत मारो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। डार्क डेथ का हेडक्वार्टर कहाँ है मैं ये भी जानता हूँ, रुको। वीर उसे फिर से मारने ही जा रहा था कि ये सब सुनकर वो एकदम से रुक गया, जिसके बाद अचानक उस आदमी ने वीर को एक तेज धक्का मारा और वहां से भाग गया। वीर जब तक संभलता तब तक वो आदमी भीड़ में कहीं गुम हो चुका था। अपनी इस नाकामी पर वीर बुरी तरह इरिटेट हो गया। तभी उसने देखा कि उस आदमी का बैग वहीं पड़ा हुआ था। वीर ने फुर्ती से वो बैग उठा लिया और खोल कर देखने लगा। उसमें नोटों की गड्डियां और एक पेन ड्राइव थी। वीर ने फौरन पेन ड्राइव अपनी पॉकेट में रख ली और बैग लेकर वापस होटल की ओर जाने लगा। तभी ना जाने कहां से विक्रम उसके सामने आ खड़ा हुआ। वीर अब एकदम से हड़बड़ा कर रुक गया। उसे कुछ नहीं सूझा। तभी विक्रम उसे घूरते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुझसे कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक वहीं होटल के बाहर खड़े रहना। बोल कहां था तू? और ये बैग कहां से आया? क्या इसमें? वीर अभी कुछ कहता उससे पहले विक्रम ने बैग उससे छीन लिया और खोल कर देखने लगा। अगले ही पल विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसने वीर को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। ब्लडी बास्टर्ड, मेरे 25 लाख रुपयों का इंतजाम करने गया था तो पहले क्यों नहीं बताया? पटे तो सिर्फ 5 लाख ही हैं, बाकी के 20 कब देगा? वीर ने धीमे से कहा, जल्दी मिल जाएंगे, अभी 15 दिन बीतने में टाइम है। दिन भर विक्रम ने वीर को अपने साथ रखा, लेकिन अब वीर जल्द से जल्द घर पहुंचकर इस पेन ड्राइव को एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन ये मौका उसे रात में ही मिल सका, जब वो विक्रम के सारे काम खत्म करके अपने रूम में आया। उसने फुर्ती से अपना लैपटॉप निकाला और पेन ड्राइव अटैच करके देखने लगा। पेन ड्राइव में केवल कुछ वीडियोस थी। वीर अब एक एक करके सभी वीडियोस देखने लगा, मगर उन सभी वीडियोस में उसे ऐसा कुछ भी खास नजर नहीं आया। वहां या तो कुछ पब्लिक प्लेसेस दिखाई दे रहे थे या फिर कुछ बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स। तभी उसे कुछ ऐसा देखा कि वो एकदम से चौंक उठा। एक वीडियो में किसी एयरपोर्ट की लॉबी दिखाई दे रही थी, जहां कुछ लोग बैठे नजर आ रहे थे। मगर जिस चीज ने वीर का ध्यान खींचा था वो था एक हाथ, जो वीडियो के एक फ्रेम में नजर आ रहा था और फिर एकदम से गायब हो गया था। वीर ने वीडियो पॉज किया और उस फ्रेम को जूम इन करके देखने लगा। वीर ने अंदाजा लगाया, ये हाथ जरूर किसी लड़की का है। तभी उसे हाथ में पहना हुआ एक ब्रेसलेट नजर आया। वीर को अब एक जबरदस्त शौक लगा। उसने खुद से कहा, ठीक ऐसा ही एक ब्रेसलेट मैंने समीरा को गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पर। तो क्या ये लड़की सचमुच समीरा है? बट हाउ इज इट पॉसिबल? वीर अब फौरन ये देखने लगा कि ये वीडियो कब शूट किया गया होगा। तभी उसने नोटिस किया कि वीडियो में जो एयरपोर्ट लॉबी दिखाई दे रही थी वहां एक डिजिटल क्लॉक भी लगी हुई थी, जिसमें डेट और टाइम डिस्प्ले हो रहा था। डेट को गौर से देखते हुए वीर हैरानी से बोला, जिस दिन समीरा उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई थी उसके ठीक 2 दिन बाद ये वीडियो शूट किया गया है। तो क्या समीरा जिंदा है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वीर को अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि समीरा आखिर जिंदा कैसे हो सकती है। क्या वो सच में जिंदा है या इसमें और भी कोई राज छुपा है? पिछले साल लंदन में हुए उस इंसिडेंट में समीरा मारी गई थी।
और खुद वीर ने उसकी डेड बॉडी देखी थी। वीर अब सोचने लगा कि इस वीडियो में कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा हुआ है। इसे एक बार फिर से देखना होगा, शायद कोई और क्लू मिल जाए। वो फिर से उस वीडियो को देखने लगा, लेकिन तभी उसे विला की लिविंग रूम की ओर से कुछ तेज आवाजें आती हुई सुनाई दी। वीर ने फौरन अपना लैपटॉप बंद कर दिया, क्योंकि ये आवाज विक्रम की थी और वीर को डर था कि कहीं विक्रम यहाँ ना आ धमके। वीर ने अपना लैपटॉप जल्दी से छुपाया और रूम की लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेट गया। लेकिन विक्रम की वो आवाज और भी तेज होती जा रही थी, बल्कि अब वहां कामिनी की भी आवाज सुनाई देने लगी थी। वीर को लगा कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, शायद विक्रम और कामिनी के बीच कोई झगड़ा हो रहा है। वो अब खुद को रोक ना सका और चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दबे पांव चलता हुआ विला में एंटर हुआ और फिर लिविंग रूम के बाहर ही एक अंधेरे कोने में छुपकर खड़ा हो गया। कामिनी विक्रम के सामने खड़ी हुई गुस्से में उससे कह रही थी, विक्रम, स्टॉप दिस मैडनेस। शराब पीकर तुम एकदम जानवर हो जाते हो, लेकिन ये मत भूलो कि मुझ पर चिल्लाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम और भी ऊंची आवाज में बोला, और तुम ये मत भूलो कि अगर मैं नहीं होता तो तुम आज कहीं दर दर की ठोकरें खा रही होती। मैंने तुम्हें एक आलीशान जिंदगी दी, लेकिन तुम्हारा वो बेटा सब बर्बाद करने पर तुला है। अपने बेटे का जिक्र आने पर कामिनी अब एकदम से बेबस हो गई। वो विक्रम से कुछ नहीं कह सकी, जबकि विक्रम ने अपनी विस्की का एक घूंट भरते हुए बहुत ही कड़वे लहजे में कहा, उस धोखेबाज ने ऐन वक्त पर मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मैंने कितनी मुश्किल से ये डील फाइनल की थी। अगर युवराज मेरे फेवर में वोट दे देता तो ये सारा बिजनेस एम्पायर लीगली मेरा हो जाता। इस पर कामिनी अब विक्रम को समझाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, देखो विक्रम, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि युवराज ने वोटिंग से मना क्यों कर दिया। उसे तो बिजनेस की ज्यादा समझ भी नहीं है, लेकिन उसका गुस्सा क्या तुम मुझ पर उतारोगे? मेरी इसमें क्या गलती है? इस पर विक्रम अभी कुछ कहता कि तभी युवराज अपने रूम में से बाहर निकल कर आया। युवराज को देखते ही विक्रम ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया, जबकि कामिनी उसके पास आते हुए गुस्से से कहने लगी, युवराज, ये क्या किया तुमने? हमारी बात हो गई थी ना, ये डिसाइड हो चुका था ना कि तुम अपना वोट विक्रम के फेवर में दोगे। फिर तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? क्या मुझे तुम्हें हर बार ये बताना पड़ेगा कि हमें हर हाल में विक्रम का ही साथ देना है? वो जो कुछ भी कर रहा है हमारे लिए ही कर रहा है। इस पर युवराज ने कहा, कम ऑन मॉम, मैंने वोट देने से मना तो नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए। मैं कंपनी के रेगुलेशंस को ठीक से स्टडी करना चाहता हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले विक्रम ने पूछा, बट वाई? क्यों जानना है तुम्हें कंपनी का रेगुलेशन? कल तक तुम बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन में ऐसा क्या हो गया? क्या किसी ने तुम्हें कुछ सिखाया है? लेकिन युवराज ने चिढ़ते हुए विक्रम से कहा, आप क्या मुझे बच्चा समझते हैं? मुझे भला कौन सिखाएगा? मैं कितने बड़े बिजनेस एम्पायर का शेयर होल्डर हूं, इतनी समझ है मुझे। ये कहते हुए वो एकदम से रुका। फिर उसने सार्कास्टिक अंदाज में विक्रम को देखते हुए कहा, और अगर ये डील नहीं भी हुई तो आपको कौन सा नुकसान होने वाला है? ये बिजनेस एम्पायर आपने अपनी मेहनत से तो खड़ा नहीं किया, बल्कि धोखे से छीना है। और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा वोट लेने के बाद आप मुझसे या मेरी मॉम के साथ धोखा नहीं करेंगे? ये सुनते ही विक्रम का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो सोफे से उठते हुए जोर से चिल्लाया, Then just do whatever you want. लेकिन तुम दोनों माँ बेटे एक बात याद रखना कि मेरे बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। इसी के साथ उसने शराब का ग्लास फर्श पर दे मारा और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया। युवराज भी वहां नहीं रुका और सीधा अपने रूम में चला गया। लिविंग रूम में अब केवल कामिनी अकेले खड़ी हुई थी और वो इस समय बहुत ही परेशान दिख रही थी। जबकि वीर ने एक राहत की सांस ली और वो अब फौरन अपने रूम की ओर चल दिया। तभी विला के मेन गेट की ओर से एक सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनाई दी। वो किसी को डांटते हुए कह रहा था, ए लड़की, सुना नहीं तूने? चल भाग यहां से। गुस्से में खड़ी कामिनी ने जब ये आवाज सुनी तो वो तेजी से चलती हुई मेन गेट पर पहुंची। उसने देखा कि वहां वीर की बचपन की दोस्त महक खड़ी हुई थी और गार्ड से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। कामिनी को देखते ही महक ने कहा, आंटी प्लीज मुझे एक बार अंदर आने दीजिए, मुझे वीर से मिलना है। कामिनी ने बहुत ही रूडली पूछा, क्यों, क्या काम है उससे? और वैसे खुद वीर ने तुमसे मना किया था ना कि यहाँ दोबारा मत आना, तो क्यों आई हो तुम? जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम में? जस्ट गेट लॉस्ट। महक अब निराश होकर वहां से जाने लगी, लेकिन तभी वीर वहां आया और उसने महक को पुकारा। रुको महक, कामिनी वीर पर गुस्सा करते हुए बोली, कहां जा रहे हो तुम? चुपचाप अपना काम करो। वीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आंटी मैं 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कामिनी गुस्से से तमतमाती हुई अंदर चली गई, जबकि वीर ने महक के नजदीक आते हुए कहा, आई एम सो सॉरी महक, सॉरी फॉर एवरीथिंग।
मैंने तुम्हें आने से इसलिए मना किया था क्योंकि मैं अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं। इस पर महक ने भी फौरन कहा, और मुझे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता वीर। मैं तुम्हें इस हाल में हरगिज नहीं देख सकती यार। इसी के साथ उसने अपने पास से एक पैकेट निकाला और वीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसमें 10 लाख है, बाकी 15 लाख भी जल्दी तुम्हें दूंगी। ले जाकर दे दो उस कमीने विक्रम को। वीर महक को हैरानी से देखता ही रह गया, जबकि महक ने अब मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसे देख क्या रहे हो? कहीं से चुराए नहीं है मैंने, और ना ही किसी से उधार लिए हैं। ये तो मेरी सेविंग थी। जो ये कहते हुए वो एकदम से चुप हो गई, लेकिन वीर ने उसकी इस अधूरी बात को पूरा करते हुए कहा, ये तुम्हारी वो सेविंग है महक, जिससे तुम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हो, अपना करियर बनाना चाहती हो। नहीं महक, अपनी ये सेविंग्स मुझ पर बर्बाद मत करो। इस पर महक उसे समझाने लगी, कम ऑन वीर, सपने तो कभी भी पूरे किए जा सकते हैं। अभी ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है। मगर वीर ने अब थोड़ी सख्ती से कहा, नो महक, आई कांट। महक अब कुछ नहीं कह सकी। वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी। तभी उसे कुछ सूझा और उसने पैकेट में से 5 लाख की गड्डी निकालते हुए कहा, ओके वीर, तो चलो एक डील करते हैं। मैं अपने सपनों को आधा कर देती हूँ, तुम भी अपनी परेशानी को आधा कर लो। सो ये 5 लाख मेरे सपनों के लिए और बाकी के 5 लाख तुम्हारे लिए। कम ऑन यार, अब मना मत करना, वरना मैं अब यहीं रोने लगूंगी। ये कहते हुए महक ने 5 लाख रुपए जबरन वीर को थमा दिए। वीर अब चाहकर भी उसे मना नहीं कर सका, क्योंकि इस वक्त महक के चेहरे पर खुशी की जो चमक दिखाई दे रही थी, उसे वो बुझने नहीं देना चाहता था। कुछ देर बाद महक चली गई और वीर भी वापस लौटकर अपने काम में जुट गया। महक ने सचमुच उसकी परेशानी को तकरीबन आधा तो कर ही दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस वक्त उसकी मॉम नंदिता के सामने फिर से एक परेशानी आ खड़ी हुई थी। दरअसल नंदिता को अभी अभी दुबई से मेघना का फोन आया। नंदिता ने फौरन कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से मेघना की आवाज सुनाई थी, हेलो मॉम, मुझे 30 लाख रुपए और चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है, तुम आज शाम तक भिजवा दो। ये सुनते ही नंदिता तो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई, मगर फिर अगले ही पल वो गुस्से से भरकर कहने लगी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम मेघना? अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने पैसे भिजवाए तुम्हें, अब फिर से पैसे क्यों चाहिए? आखिर तुम इतने रुपयों का कर क्या रही हो? इस पर मेघना ने भी रूडली कहा, तो अब आप भी वीर की तरह मुझसे सवाल कर रही हैं, जबकि जवाब आप अच्छी तरह जानती हैं, वो मेरा पैसा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही नंदिता ने सख्ती से कहा, सॉरी मेघना, इस बार मैं पैसे नहीं दे सकती। मेघना गुस्से से बोली, आप शाम तक पैसे भिजवा दीजिए मॉम, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं आपको लीगल नोटिस भिजवाऊंगी। लेकिन नंदिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मेघना जोर से चीखी, मॉम, मॉम, मेरी बात सुनिए मॉम, प्लीज। फिर अचानक मेघना एक दर्द से करा उठी। ये दर्द उन जख्मों से उठ रहा था जो इस वक्त मेघना की पीठ पर, गर्दन पर और उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। मगर ये तो ताजा जख्म थे, जबकि ऐसे ही ना जाने कितने ही पुराने जख्म मेघना के पूरे जिस्म पर थे। और इन जख्मों को देने वाला था मेघना का पति पृथ्वी माथुर, जो इस वक्त ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। पृथ्वी के एक हाथ की उंगली में जलती हुई सिगरेट दबी हुई थी, तो दूसरे हाथ में एक लेदर बेल्ट थी, और उसकी गुस्से से भरी हुई निगाहें मेघना पर ही टिकी हुई थी। तो तुम फिक्र मत करो पृथ्वी, पैसे मिल जाएंगे। तुमने खुद सुना ना, मैंने फोन पर मॉम को धमकी भी दी है, मगर मुझे उन्हें लीगल नोटिस भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मॉम तो बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर ये 25 से 30 लाख रुपए चीज ही क्या है? वो आज शाम को ही पैसे भिजवा देंगी। प्लीज अब तुम अपना मूड ठीक कर लो। पृथ्वी के चेहरे पर बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर मेघना का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। पृथ्वी ने उसे घूरते हुए बहुत ही रूखेपन से कहा, मुझे भला फिक्र करने की क्या जरूरत है? अगर शाम तक पैसे नहीं पहुंचे तो फिर फिक्र तेरे माँ बाप को होगी और तेरे भाई वीर को। चला उठ और अपना चेहरा ठीक कर, अभी मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके सामने अपनी बिगड़ी हुई सूरत लेकर मत आना। मेघना फौरन उठी और वॉशरूम में चली गई। मिरर के सामने खड़ी होकर वो ना जाने कितनी ही देर तक अपना चेहरा और इस पर लगे उस ताजा जख्म को देखती रही। कभी ये चेहरा कितना खूबसूरत हुआ करता था। पृथ्वी तो इसकी तारीफ करते थकता ही नहीं था, लेकिन मेघना ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन पृथ्वी का ऐसा बेरहम चेहरा भी उसके सामने आएगा। मेघना की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने खुद से कहा, इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई एम सो सॉरी मॉम, सॉरी डैड, सॉरी वीर, सब मेरा कसूर है। ये पृथ्वी के प्यार में मैं सचमुच अंधी हो गई थी। ये कहते हुए मेघना फूट फूट कर रोने लगी थी। वो इतनी बेबस थी कि अपना ये डरावना सच किसी को नहीं बता सकती थी। जैसे उसकी मॉम नंदिता ने भी अब तक ये सच उससे छुपा कर रखा हुआ था कि
कि रहेजा खानदान के पास अब उसे देने के लिए कुछ नहीं बचा और अपनी इस बेबसी पर नंदिता भी इस वक्त रो रही थी। तभी वीर नंदिता के रूम में एंटर हुआ। नंदिता फौरन अपने आंसू पोंछने लगी, लेकिन तब तक वीर ये देख चुका था। मगर वो अभी कुछ पूछता कि नंदिता ने खुद ही उसे सब कुछ बताते हुए कहा, मेघना ने लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी है वीर। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। कहां से लाऊंगी मैं और 30 लाख रुपए। लेकिन वीर ने सख्त लहजे में कहा, कहीं से भी नहीं मॉम। तुम्हें मेघना को अब एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर वो हम पर कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहती है तो फिर अब यही सही। लेकिन नंदिता बहुत रेस्टलेस होते हुए कहने लगी, लेकिन वीर इससे तो मेघना को हमारी सिचुएशन के बारे में सब पता चल जाएगा, तुम्हारे डैड के बारे में, हमारी बर्बादी के बारे में। वीर ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, हाँ तो ठीक है ना, सच पता चल जाने दो उसे। कम से कम उसकी वजह से तुम्हें अब चोरी तो नहीं करनी पड़ेगी ना। पता नहीं उसे क्या हो गया, वो ऐसी डिमांड्स क्यों कर रही है। कुछ तो बात होगी। वीर के इस तर्क के आगे नंदिता अब कुछ नहीं कह सकी। हालांकि खुद उसने भी मेघना को इस बार पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन एक माँ होने के नाते उसका दिल बहुत तड़प रहा था। मगर फिर उसने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल किया और वीर से पूछा, अच्छा वो विक्रम के पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? वीर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, 10 लाख मैंने उसे दे दिए हैं, बाकी 15 लाख भी जल्दी दे दूंगा। लेकिन मॉम, मैं इस वक्त तुमसे कुछ पूछने आया था, उस बच्चे के बारे में जिसकी फोटो दी थी तुमने मुझे। आखिर कौन है वो, और तुमने अब तक उसके बारे में मुझसे छुपाया क्यों? नंदिता ने एक पल खामोश रहने के बाद जवाब दिया, छुपाया नहीं था वीर, बस मैं खुद उलझन में थी। क्योंकि एक बार उस बच्चे का जिक्र मैंने तुम्हारे डैड से सुना था। वो फोन पर अपने वकील मिस्टर नायर से बातें कर रहे थे। मिस्टर नायर ने शायद कोई अग्रीमेंट तैयार किया था जिसमें उस बच्चे का जिक्र था। फिर एक दिन मुझे तुम्हारे डैड की फाइल से ये बच्चे की फोटो मिली, लेकिन तब तक तुम्हारे डैड कोमा में जा चुके थे, इसलिए मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकी। लेकिन मुझे इतना आइडिया लग गया था कि ये बच्चा हमारे बिजनेस एम्पायर के लिए बहुत खास है, इसलिए इस बच्चे को ढूंढना बहुत जरूरी है। ये सुनकर वीर ने फौरन कहा, मगर बच्चे के बारे में मिस्टर नायर हमें आसानी से बता सकते हैं, वो कहाँ है? उनका कोई एड्रेस या फोन नंबर होगा ना तुम्हारे पास? नंदिता ने निराशा से जवाब दिया, नहीं, वो तो बहुत पहले ही अपनी पूरी फैमिली के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। उन्हें तो हमारी इस बर्बादी के बारे में भी कोई जानकारी भी नहीं होगी, नहीं तो वो खुद हमसे कांटेक्ट करके हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करते। वीर अब सोचने लगा कि सबसे पहले डैड के लीगल एडवाइजर मिस्टर नायर का पता लगाना होगा। ये पता लगाना होगा कि वो कौन सा एग्रीमेंट था जो उसके डैड ने तैयार करवाया था और उसका उस बच्चे से क्या कनेक्शन है। तभी ये मिस्ट्री सॉल्व हो सकेगी। वो अब फौरन अपने रूम में आ गया और लैपटॉप ऑन करके मिस्टर नायर के बारे में सर्च करने लगा। लेकिन उसे जानकर हैरानी हुई कि मिस्टर नायर के बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। वीर थोड़ा निराश होने लगा। तभी उसके फोन की रिंग बजी। वीर ने देखा कि नकुल की कॉल थी। उसने फौरन कॉल रिसीव करते हुए कहा, अरे यार नकुल, मैं तुझे ही फोन करने वाला था, कुछ बताना है तुझे। इसी के साथ वीर उसे उस आदमी के बारे में बताने लगा जिसके रिस्ट पर डीडी नाम का टैटू बना हुआ था और जिसके पास से मिली एक पेन ड्राइव में से उसे समीरा के जिंदा होने का एक क्लू मिला है। ये सुनकर नकुल भी अब सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, यार वीर, जो हुलिया तू उस आदमी का बता रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि ये शायद वही है जो मुझे उस रात पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिला था। मगर इससे अब ये तो कंफर्म है कि इसका कनेक्शन डार्क डेथ नाम के उसी ऑर्गेनाइजेशन से है जिसने पिछले साल लंदन में वो टेररिस्ट अटैक किया था। मगर समीरा जिंदा कैसे हो सकती है यार? वो तो उस अटैक में मारी गई थी। उसकी बात पूरी होने से पहले वीर ने कहा, आई डोंट नो यार, बट मुझे पूरा यकीन है वीडियो में वो जो ब्रेसलेट दिखाई दे रहा है वो मैंने ही समीरा को गिफ्ट किया था। ये मुझे कंफर्म हो चुका है। इस पर नकुल ने भी फौरन उसे इंटरप्ट किया, ओके, मान लेते हैं कि समीरा जिंदा है, लेकिन फिर उसने तुझसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? 1 साल तक उसका कोई फोन या मैसेज क्यों नहीं आया तेरे पास? मगर वीर के पास इसका जवाब पहले से ही था। उसने कहा, क्योंकि समीरा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है एंड वी मस्ट हेल्प हर यार। नकुल अब फिर से सोचने लगा। फिर उसने कहा, ओके वीर, देन लेट्स डू इट। समीरा का पता तो हम लगाएंगे ही, लेकिन अब उस आदमी का पता लगाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है और उसका यहाँ दिल्ली में पाया जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यू नो व्हाट आई मीन? वीर ने कहा, यस नकुल, आई नो इट वेरी वेल एंड हमें अब एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा। वीर अपनी बात पूरी करता कि तभी उसे कामिनी की एक तेज आवाज सुनाई दी, वीर, वीर, कहाँ हो तुम? वीर ने फौरन नकुल से कहा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। फिर जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट करके वो दौड़ता हुआ विला के लिविंग रूम में पहुंचा। उसे देखते ही कामिनी ने इरिटेट होते हुए कहा,
कहाँ गायब हो गए थे तुम? जल्दी से गाड़ी निकालो, नीड टू गो शॉपिंग। वीर फौरन बाहर गैराज की ओर भागा और कामिनी की कार बाहर निकालने लगा। वीर पर गुस्सा करती हुई कामिनी कार में बैठी और उसे ऑर्डर देते हुए बोली, खान मार्केट चलो, जल्दी। वीर ने फौरन कार आगे बढ़ा दी। खान मार्केट पहुंचने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने पहले कामिनी को कार से उतारा, फिर कार पार्क करने चल दिया। कामिनी एक बुटीक स्टूडियो की ओर जाने लगी, लेकिन तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, रुक जा कामिनी। कामिनी एकदम से चौंक कर रुक गई और यहाँ वहां देखने लगी। वीर ने भी ये सुना था और कामिनी नाम सुनकर उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि क्या कोई सचमुच कामिनी आंटी को ही पुकार रहा है, लेकिन इस तरह। तभी वीर को एक बूढ़ी औरत नजर आई जो कामिनी की ओर आते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी कामिनी, मार डालूंगी मैं तुझे। उस बूढ़ी औरत के हुलिये से साफ जाहिर था कि वो कोई पागल है। बिखरे हुए बाल, तन पर एक फटी हुई साड़ी और माथे पर किसी जख्म को ढकने के लिए बंधी हुई पट्टी। कामिनी बुरी तरह से डर गई। तभी उस औरत ने एक पत्थर उठाया और कामिनी की ओर दौड़ी। कामिनी घबराकर चीख उठी, हेल्प, कोई मुझे बचाओ इस पागल औरत से। ये देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वीर अब तेजी से कामिनी की ओर बढ़ा। तभी वो बूढ़ी औरत अब कामिनी पर पत्थर फेंकते हुए चिल्लाई, मेरे बेटे शेखर को मुझसे छीन लिया तूने कामिनी, मैं कब से तुझे तलाश कर रही हूँ, आज मैं तेरी जान ले लूंगी। बूढ़ी औरत का फेंका हुआ पत्थर कामिनी को लगता, उससे पहले ही वीर ने कामिनी को एक तरफ खींच लिया। इधर लोगों की भीड़ ने भी उस बूढ़ी औरत को पकड़ना चाहा, लेकिन वो तब तक कामिनी के पास पहुंच चुकी थी। उसने कामिनी के बाल पकड़ लिए और पागलों की तरह चीखते हुए बोली, मेरे बेटे शेखर की गुनहगार है तू, मेरी गुनहगार है तू, आज अपने सारे गुनाहों का हिसाब तुझे देना पड़ेगा कामिनी। तभी वीर फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने बूढ़ी औरत को कामिनी से दूर धकेल दिया। फिर वो चिल्लाया, कामिनी आंटी, आप फौरन कार में बैठिए। लेकिन कामिनी एक पल के लिए इतनी दहशत में आ गई थी कि वो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकी और बस एक टक उसी बूढ़ी औरत को देखती रह गई। फिर वो जल्दी से कार में बैठते हुए बोली, वीर जल्दी चलो यहाँ से। वीर ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी। उस पागल औरत के चिल्लाने की आवाजें अभी तक सुनाई दे रही थी और वीर के मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या वो औरत सचमुच कामिनी के पति शेखर की माँ है। वीर, मुझे आज ही अपना सारा पैसा वापस चाहिए, बल्कि अभी और इसी वक्त। वीर ने जैसे ही रहेजा विला में कदम रखा, वैसे ही विक्रम की एक गरजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। वीर बस अभी अभी कामिनी को खान मार्केट से लेकर लौटा ही था। मार्केट में हुए उस इंसिडेंट को लेकर कामिनी अभी तक इतनी दहशत में थी कि वो फौरन ही अपने रूम में चली गई। जबकि वीर ने अपने सामने खड़े विक्रम को उलझन भरी नजरों से देखा तो वो उसे घूरते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहा है, सुना नहीं जो मैंने कहा, मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए। वीर की समझ में नहीं आया कि आखिर विक्रम को ये एकदम से क्या हो गया है। उसने कहा, लेकिन अंकल आपने 15 दिन का वक्त दिया था और वैसे मैं आपको 10 लाख तो दे ही चुका हूँ, कुछ दिनों में बाकी पैसे भी। उसकी बात पूरी होने से पहले विक्रम ऊंची आवाज में बोला, नहीं, मुझे आज ही बाकी पैसे चाहिए। विक्रम के हाव भाव से अब ये साफ लग रहा था कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो वीर पर इतना भड़क रहा है। उसने पूछा, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ अंकल? विक्रम ने बहुत ही रूखेपन से कहा, क्या ये वजह काफी नहीं है कि वो पैसा मेरा है जो तूने चुराया है और इस चोरी के लिए तुझे इस वक्त जेल में होना चाहिए था, मगर मैंने तुझ पर तरस खाकर ऐसा नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे उस एहसान का गलत फायदा उठाए, और वैसे भी मैं ऑलरेडी बहुत नुकसान उठा चुका हूँ। मेरी डील कैंसिल हो चुकी है, अब मैं एक पैसे का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो आई नीड माई मनी बैक राइट नाउ। वीर को अब विक्रम के इस गुस्से की वजह कुछ कुछ समझ में आने लगी। वीर ने अब हताशा से कहा, लेकिन विक्रम अंकल, मैं एकदम से इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? ये सुनकर विक्रम ने अब सीरियस होने का नाटक करते हुए कहा, ओह रियली? फिर तो इस नुकसान को पूरा करने के लिए मुझे कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो फिर एक काम करते हैं, कंपनी के बहुत से एम्प्लॉयज बेकार और बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सैलरी पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, उन्हें अभी डिसमिस कर देते हैं। कंपनी के कुछ फिजिकल एसेट्स की नीलामी भी कर देते हैं, फिर मेरे पैसों का इंतजाम आसानी से हो जाएगा। वीर को ये सुनकर एक धक्का लगा। वो समझ गया कि विक्रम अब सीधे सीधे उसे धमकी दे रहा है, लेकिन ये कोरी धमकी नहीं थी, बल्कि विक्रम अपनी जिद और नफरत के चलते सचमुच ये कदम उठा भी सकता था। लेकिन वीर को ये कभी मंजूर नहीं होगा कि उसकी वजह से उसके डैड के उन वफादार एम्प्लॉयज को इस उम्र में अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े। उसके डैड की कंपनी की किसी भी एसेट को यूं ही बाजार में नीलाम किया जाए। वीर ने अपना सर झुकाते हुए कहा, ठीक है, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ। इसी के साथ वो अपने रूम की ओर जाने लगा। विक्रम के चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक कनिंग स्माइल दिखाई देने लगी थी। तभी वीर के फोन पर एक मैसेज आया। उसने विक्रम की नजर बचाकर फौरन अपना फोन निकाल कर देखा तो एकदम से चौंक उठा।
ये मैसेज डिफेंस मिनिस्ट्री से मिस्टर सन्याल ने भेजा था और इसमें लिखा था, अभी मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो, इट्स अर्जेंट। वीर ने फौरन मैसेज डिलीट किया और विला से बाहर जाने लगा। ये देखकर विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, ये अचानक कहाँ चल दिए, और अपना फोन तो दो जरा। इसी के साथ उसने वीर की पॉकेट में से जबरन उसका फोन निकाल लिया और उसे जल्दी जल्दी चेक करने लगा, लेकिन उसे वहां कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला, क्योंकि वीर अपनी कॉल और मैसेज हिस्ट्री क्लियर कर दिया करता था। तभी वीर ने कहा, मैं आपके पैसों का इंतजाम करने ही जा रहा हूँ। विक्रम ने उसे फोन लौटाते हुए कहा, याद रखना, आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, वरना कल से अधिराज के वे चहीते एम्प्लॉयज सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। इसी के साथ वो तेज तेज कदमों से अपने रूम की ओर चल दिया। वीर ने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और मिस्टर सन्याल के ऑफिस रवाना हो गया। लेकिन इस वक्त वीर के मन में ये क्यूरियोसिटी नहीं थी कि आखिर मिस्टर सन्याल ने उसे अपने ऑफिस क्यों बुलाया है, बल्कि वो अब रहेजा कंपनी के उन एम्प्लॉयज के लिए वरिड हो रहा था। उनके वे बेबस चेहरे रह रहकर उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे। वीर बहुत टेंस होने लगा। आखिर वो इतने कम वक्त में 15 लाख रुपयों का इंतजाम कहाँ से करेगा? क्या वो नकुल से बात करे? मगर नहीं, उसके पास इतने पैसे कहाँ होंगे। तो क्या महक से बात करे? लेकिन नहीं, उससे तो वो ऑलरेडी 5 लाख ले ही चुका है। अब महक के पास 5 लाख ही बचे और वो भी उसकी अब तक की सेविंग है। वैसे वीर महक को इसलिए भी अपनी ये परेशानी नहीं बताना चाहता था क्योंकि महक उसे लेकर इतनी क्रेजी है कि वो कुछ भी करके वीर के लिए 15 लाख रुपयों का इंतजाम कर देगी। यही सब सोचता हुआ वीर कब मिस्टर सन्याल के ऑफिस पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। मिस्टर सन्याल ने वीर को देखते ही कहा, हेलो माय बॉय, कैसे हो तुम? मगर फिर वो एकदम से रुके और वीर को गौर से देखते हुए बोले, व्हाट हैपेंड वीर? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? चेहरा एकदम उतरा हुआ लग रहा है। वीर ने जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, या आई एम फाइन सर। मिस्टर सन्याल ने अब अपनी ड्रॉर में से एक फाइल निकाली और टेबल पर वीर के सामने रखते हुए कहा, बहुत कॉन्फिडेंट फाइल है ये वीर, इसलिए पर्सनली तुम्हें यहाँ ऑफिस बुलाना पड़ा, वरना इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं तुम्हें मेल भी कर सकता था, बट यू नो डिजिटल ट्रांसफर थोड़ा सेफ नहीं है। वीर फाइल खोलकर देखने लगा। उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो फैक्स के जरिए भेजे गए थे। मिस्टर सन्याल ने कहा, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे एक एजेंट ने लंदन से भेजे हैं। इनमें कुछ कोडेड मैसेजेस हैं जो तुम्हें आज ही डिकोड करने हैं। वीर पहले तो लंदन का नाम सुनकर एकदम से चौंक उठा था, मगर फिर जब उसे ये पता लगा कि ये सारे मैसेजेस को आज ही डिकोड करना है तो वो थोड़ा रेस्टलेस होने लगा, क्योंकि आज तो उसे सबसे पहले 15 लाख का इंतजाम करना है। लेकिन अपनी इस परेशानी को छुपाते हुए उसने कहा, ठीक है सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसी के साथ वो फाइल लेकर वहां से जाने लगा कि तभी मिस्टर सन्याल ने उसे रोकते हुए कहा, वीर जरा ये भी लेते जाओ। वीर ने मुड़कर देखा तो एकदम से सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि मिस्टर सन्याल ने एक चेक उसके सामने रख दिया था। चेक वीर के नाम का ही था और अमाउंट था 50 लाख रुपए। वीर ने बहुत ही हैरानी से मिस्टर सन्याल की ओर देखा। मिस्टर सन्याल मुस्कुराते हुए बोले, डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वीर एक पल के लिए कुछ नहीं कह सका और बस एक टक उस चेक को देखता रह गया। फिर उसने संभलते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं सर कि मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करता, सो आई कांट एक्सेप्ट इट। लेकिन मिस्टर सन्याल ने उसे टोकते हुए कहा, यस वीर, आई नो इट वेरी वेल, लेकिन ये तुम्हारे काम की कीमत नहीं है, बल्कि जो कुछ तुम हमारे लिए और अपने देश के लिए कर रहे हो उसकी कोई कीमत हो भी नहीं सकती। ये तो बस एक छोटा सा रिवॉर्ड है, सो प्लीज इसे लेने से मना मत करो। ये कहते हुए मिस्टर सन्याल ने वो चेक अब वीर के हाथ में थमा दिया। वीर अब कुछ नहीं कह सका, मगर उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उसे मिल गया। ये सब उसे एक मिरेकल लग रहा था। वीर अब फौरन वहां से चल दिया और शाम ढलने से पहले जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले उसने अपनी मॉम नंदिता को ये गुड न्यूज दी, मॉम, आज मैंने विक्रम के पूरे पैसे लौटा दिए हैं। लेकिन नंदिता इस वक्त अपनी बेटी मेघना के बारे में सोच रही थी। वो थोड़ा सैड भी फील कर रही थी कि पहली बार उसे मेघना को पैसे देने से इनकार करना पड़ा। मगर वीर से ये गुड न्यूज सुनकर वो एकदम से चौंक उठी थी। उसने बहुत ही हैरानी से पूछा, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया तुमने? वीर ने झूठ बोला, वो एक्चुअली मॉम, लंदन में पढ़ाई के दौरान एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था मैं, तो बस आज क्लाइंट ने सडनली मुझे उसका पेमेंट किया, और वो भी पूरे 50 लाख। नंदिता अब इमोशनल हो उठी और उसकी आंखों में अब आंसू भर आए। ये देखकर वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन मॉम, ये गुड न्यूज सुनकर एक बार मुस्कुरा भी दो, मैंने कब से तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। नंदिता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकी। वीर शायद उसकी फीलिंग्स समझ चुका था,
उसने कहा, ओके मॉम, तुम चाहो तो मेघना को 30 लाख रुपए दे सकती हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नंदिता वीर को अपने गले से लगाकर रो पड़ी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू वीर, एंड सो सॉरी फॉर एवरीथिंग, बट आई एम सो हेल्पलेस बेटा, वेरी हेल्पलेस। प्लीज फॉरगिव मी वीर। वीर भी अब बहुत इमोशनल होने लगा था। उसने नंदिता को दिलासा देते हुए कहा, ऐसा मत कहो मॉम, तुम मेघना को कॉल करके उसकी बैंक डिटेल्स लो, मैं उसे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। इतना कहकर वीर अब अपने रूम की ओर जाने लगा। तभी उसका सामना कामिनी से हुआ और वीर एकदम से रुक गया। कामिनी ने उसके करीब आते हुए थोड़े सख्त लहजे में पूछा, तो क्या बात कर रहे थे नंदिता से? जरूर उस पागल बूढ़ी औरत के बारे में बताया होगा तुमने उसे। वीर ने जवाब दिया, नो आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने। वो कामिनी ने फौरन उसकी बात काटते हुए कहा, और कभी किसी से कुछ कहना भी मत, वो बस एक पागल औरत थी, समझे? वीर अब सार्कास्टिक अंदाज में बोला, जी हाँ आंटी, वो बस एक पागल औरत थी जो आपको और शेखर अंकल को अच्छी तरह जानती है। इसी के साथ वो तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि कामिनी गुस्से से तमतमा कर रह गई, मगर वो अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी। वीर ने अपने रूम में आने के साथ ही लैपटॉप ऑन किया और मिस्टर सन्याल की दी हुई फाइल को स्टडी करने लगा। काफी देर तक स्टडी करने के बाद उसे एक चीज समझ आई। फाइल में लगे डॉक्यूमेंट्स को पलटते हुए वीर ने खुद से कहा, अरे ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं जिन्हें कोडेड फॉर्म में लिखा गया है, और ये अलग अलग लोकेशंस की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद उसने लैपटॉप में अपना ही बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर ओपन किया और उसमें वे कोऑर्डिनेट्स फीड करने लगा। सॉफ्टवेयर तेजी से कोऑर्डिनेट्स को प्रोसेस करने लगा। वीर वेट करने लगा, लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करता जा रहा था, वैसे वैसे वीर की हार्ट बीट तेज होती जा रही थी। और फिर जैसे ही सॉफ्टवेयर ने फाइनल आउटपुट लैपटॉप स्क्रीन पर डिस्प्ले किया, वैसे ही वीर शॉक्ड हो गया। उसने खुद से कहा, ओह नो, ये सारी लोकेशंस तो इंडिया के अलग अलग शहरों की हैं। यानी जो कुछ पिछले साल लंदन में हुआ था, वही अब यहां भी होने वाला है। क्या हुआ? तेरी माँ तो कल शाम तक पैसे भिजवाने वाली थी ना, अब बोल, क्या करूं मैं तेरे साथ? मेघना के गाल पर एक तमाचा मारते हुए पृथ्वी गुस्से से चिल्लाया। एक तरफ वीर विक्रम और समीरा से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाने में लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी का मेघना पर वायलेंस बढ़ता जा रहा था। वीर और नंदिता दोनों को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें तो यही लगता था कि मेघना ने अपनी पसंद से शादी की है और वो बहुत खुश होगी। मेघना दर्द से सिसक उठी, जबकि पृथ्वी ने अपनी लेदर बेल्ट निकालते हुए कहा, तू तो बड़ा कह रही थी कि तेरी मॉम तुझसे बहुत प्यार करती है, बस वो पैसे भिजवाती होगी। लेकिन पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली मुझे। इसी के साथ पृथ्वी ने मेघना को मारने के लिए अपनी बेल्ट ऊपर उठाई और वो अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं पृथ्वी, प्लीज मत मारो मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। ये देखो, अभी तो कल के जख्म भी कितने ताजा हैं। अभी तक बहुत दर्द हो रहा है पृथ्वी, प्लीज मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ। मैं मॉम को फिर से कॉल करती हूँ पृथ्वी। इसी के साथ मेघना ने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाया। पृथ्वी ने अपना बेल्ट वाला हाथ नीचे कर लिया और मेघना को घूरने लगा, जो अब अपनी मॉम नंदिता को कॉल कर रही थी, लेकिन नंदिता ने कॉल पिक नहीं की। ये देखकर मेघना बुरी तरह घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी फिर से कॉल की, लेकिन इस बार भी उसकी कॉल रिसीव नहीं हुई। शायद मॉम कहीं बिजी होंगी, मेघना ने सफाई देनी चाहिए कि तभी पृथ्वी ने फिर से अपना हाथ ऊपर उठाया और लेदर बेल्ट की एक तेज चोट मेघना के जिस्म पर लगी। मेघना दर्द से तड़प चीख उठी, लेकिन पृथ्वी के हाथ इतने पर ही नहीं रुके। वो पागलों की तरह मेघना को मारते हुए चिल्लाया, मैं जानता था कि एक दिन तेरे माँ बाप तुझसे अपना पल्ला झाड़ लेंगे, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुझसे पाई पाई वसूल करके ही रहूंगा। मेघना की दर्द भरी चीखें वहां गूंजने लगी और वो रोते हुए कह रही थी, नहीं पृथ्वी, प्लीज मुझे मत मारो पृथ्वी, रहम करो मुझ पर। मैं कहीं से भी तुम्हें 30 लाख रुपए लाकर दे दूंगी पृथ्वी, मुझे छोड़ दो पृथ्वी, प्लीज प्लीज पृथ्वी। पृथ्वी अब एकदम से रुक गया, फिर वो हाँफते हुए बोला, चल ठीक है, आज मैं हमेशा हमेशा के लिए तुझ पर रहम कर ही देता हूँ, चल खड़ी हो। फर्श पर पड़ी दर्द से करा रही मेघना उठने की कोशिश करने लगी। तभी पृथ्वी ने उसके बाल पकड़े और उसे जबरन उठाते हुए बोला, जल्दी उठ और निकल जा यहाँ से, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये सुनकर मेघना तो एकदम शॉक्ड रह गई। अपने दर्द पर काबू करते हुए उसने किसी तरह कहा, ये क्या कह रहे हो पृथ्वी, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? इतने बड़े दुबई में मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं जानती। लेकिन पृथ्वी फिर से अपनी बेल्ट उठाते हुए बोला, ए चुप, ज्यादा जुबान चलाई ना
तो वो हाल करूंगा कि दुबई की सड़कों पर भीख मांगने के भी काबिल नहीं बचेगी। चल अब निकल यहाँ से, और अब तभी वापस आना जब 30 लाख रुपए हो तेरे पास। इसी के साथ पृथ्वी ने उसका फोन छीन कर दूर फेंका और उसे जबरन अपने फ्लैट से बाहर धकेलने लगा। मेघना रो रो कर पृथ्वी से रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन पृथ्वी पर कोई असर नहीं हुआ। मेघना को घर से निकालकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। मेघना ना जाने कितनी ही देर तक अपनी इस बेबसी पर रोती रही थी और रह रहकर अपने मॉम, डैड और वीर को याद करती रही। लेकिन मेघना की सिचुएशन का अंदाजा ना तो वीर को था और ना ही उसकी मॉम नंदिता को। नंदिता बस अभी कुछ देर के लिए किचन में गई थी, मगर जब वो वापस लौट कर आई और उसने अपने फोन में मेघना की 2 मिस्ड कॉल्स देखी तो उसे एक धक्का लगा। उसने खुद से कहा, ओह नो, मुझे तो मेघना को कॉल करके उसकी बैंक डिटेल लेनी थी। वो अब जल्दी जल्दी मेघना को कॉल करने लगी। उधर दुबई में पृथ्वी ने जब मेघना के फोन पर नंदिता की कॉल आते हुए देखी तो एक पल के लिए तो वो घबरा गया। उसे ये डर लगा कि जरूर मेघना ने अपने घर वालों को इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। उसने बहुत ही डरते डरते नंदिता की कॉल रिसीव की। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? पृथ्वी की आवाज सुनकर नंदिता थोड़ी चौंक उठी। फिर उसने संभलते हुए कहा, हेलो पृथ्वी, कैसे हो तुम? और नंदिता कहाँ है? पृथ्वी ने अब जल्दी से कहा, हाँ, उसे आपसे कोई बात करनी थी, मगर देखिए ना, वो कितनी केयरलेस है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो शॉपिंग करने चली गई, लेकिन अपना फोन यहीं भूल गई। इस पर नंदिता ने हंसते हुए कहा, हाँ, वो शुरू से ही ऐसी है, लेकिन वो कब तक वापस आएगी? पृथ्वी ने फौरन जवाब दिया, अब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ गई है और आप तो जानती हैं कि लड़कियां शॉपिंग में कितना टाइम लगाती हैं। अगर ज्यादा अर्जेंट है तो आप मुझे बता दीजिए। नंदिता ने अब थोड़े हेजिटेशन के साथ कहा, या श्योर, वो क्या है कि मेघना ने कल मुझसे 30 लाख रुपए मांगे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कल मैं एजेंट के जरिए वो पैसे भिजवा नहीं पाई थी। ये सुनते ही पृथ्वी एकदम से चौंक उठा। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अब शराफत का नाटक करते हुए कहा, ओह कम ऑन मॉम, आपको मेघना की ये सब डिमांड पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे कितनी बार मना कर चुका हूँ, फिर भी पता नहीं वो आपको क्यों फोन करती है, और मुझे तो इसकी भनक भी नहीं लगने देती। एक्चुअली आजकल उसके सर पर बिजनेस करने का भूत सवार है। वो अपना कोई बुटीक शुरू करना चाहती है, बट मैंने उससे कहा था कि मैं बैंक से लोन लेकर। लेकिन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए नंदिता बोली, नहीं नहीं पृथ्वी, तुम्हें लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये पैसा मेघना का ही है। कल मैं वो पैसा भिजवा नहीं सकी थी, लेकिन आज मैं सीधा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। तुम मुझे मेघना की बैंक डिटेल्स दे दो। इस पर पृथ्वी की आंखों की चमक और भी बढ़ गई। उसने कहा, दरअसल मेघना ने अपना सेविंग अकाउंट तो बंद करवा दिया, क्योंकि अब वो बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन करना चाहती है। तो अगर आप चाहें तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। नंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर, मैं अभी वीर से कहकर पैसे ट्रांसफर करवा देती हूँ। इसी के साथ नंदिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पृथ्वी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने खुद से कहा, चलो, पैसे भी मिल गए और मेघना नाम की उस मुसीबत से छुटकारा भी मिल गया। इसी के साथ वो अपनी बैंक डिटेल नंदिता को मैसेज करने लगा। नंदिता फौरन वीर के पास गई, लेकिन वीर इस वक्त बहुत वरिड नजर आ रहा था, क्योंकि मिस्टर सन्याल के दिए हुए उन डॉक्यूमेंट से उसे ये पता लगा था कि इंडिया के कुछ बड़े मेट्रो सिटीज में जल्दी कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। लेकिन नंदिता को देखकर उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर पृथ्वी के बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए ट्रांसफर करने लगा। नंदिता ने एक बार फिर वीर से कहा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू वीर। आज तुमने अकेले अपने दम पर कितनी बड़ी मदद की अपनी बहन की। अगर तुम्हारे डैड इस वक्त यहाँ होते ना, तो उन्हें तुम पर बहुत फक्र होता। अपने पापा का जिक्र आते ही वीर एकदम से इमोशनल हो उठा। काश जो बात अभी मॉम ने कही है वही एक बार डैड ने भी कही होती कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू वीर। नंदिता तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन वीर अब अपने बचपन की यादों में खोने लगा। उसके डैड अधिराज उसके लिए किसी हीरो से कम नहीं हुआ करते थे। वीर को वो दिन आज भी याद था। उसे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था। उस दिन वो बहुत रोया था, लेकिन उस वक्त भी उसके डैड हमेशा की तरह अपनी किसी मीटिंग में बिजी थे। फिर वो अचानक उसके पास आए और उसकी ओर कुछ डॉक्यूमेंट्स बढ़ाते हुए बोले, वीर, जरा इन पर अपने सिग्नेचर कर दो। वीर ने देखा कि वे सब खाली कागजात थे। तभी डैड ने आगे कहा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाना है, बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरे लीगल एडवाइजर यहाँ नहीं है। वो कल तक आएंगे, मगर तब तक तुम बोर्डिंग स्कूल जा चुके होंगे, सो तुम इन खाली डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर कर जाओ। वीर ये देखकर बहुत खुश हुआ था कि पहली बार उसके डैड उसे इतना जिम्मेदार समझ रहे हैं कि उसके सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट्स पर लिए जा रहे हैं। उसने एक्साइटमेंट के साथ उन सभी खाली डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर किए थे और थंब प्रिंट भी दे दिए, और फिर वो अपना सारा रोना भूलकर खुशी खुशी बोर्डिंग स्कूल चला गया था।
अपने उस अतीत को आज याद करते करते वीर बहुत इमोशनल हो गया था। उसने अपने आप से कहा, तो आखिर ऐसे साइन लिए थे डैड ने मेरे, आखिर डैड ने ऐसा क्यों किया होगा? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचते हुए अचानक उसे वो बच्चा याद आया जिससे वो इस प्रॉब्लम से निकल सकता था। वीर अब एकदम से बेचैन हो उठा। मुझे किसी भी तरह उस बच्चे की मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी। ये सोचते हुए वीर ने गौर किया कि इस वक्त विक्रम घर पर नहीं था। युवराज भी नाइट क्लब गया हुआ था और कामिनी अपने कमरे में थी। वीर फौरन नंदिता के पास गया। मॉम, आपके पास डैड के स्टडी की चाबी है ना? वो मुझे चाहिए। नंदिता ने चौंक कर पूछा, बट स्टडी तो बहुत वक्त से बंद पड़ी हुई है और उसमें ऐसा क्या है? तुम्हारे डैड के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब तो विक्रम ने अपने कब्जे में कर रखे हैं। वीर ने डेस्परेटली कहा, मॉम, मुझे उस बच्चे के बारे में जानना है। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैं डैड की आदत जानता हूँ। वे हर डॉक्यूमेंट की एक एक्स्ट्रा कॉपी जरूर अपने पास रखते थे और शायद ये बात अभी तक विक्रम को भी पता नहीं है। ये सुनते ही नंदिता ने फौरन वीर को अधिराज के स्टडी की चाबी दे दी। वीर फौरन विला के उस हिस्से की तरफ चल दिया जहाँ एक छोटा सा गार्डन था और उसी के बगल में अधिराज रहेजा का स्टडी रूम हुआ करता था। उस रूम की खिड़कियां किसी गार्डन की ओर खुलती थी और अधिराज को यहाँ बैठकर वक्त बिताना बहुत पसंद था। वीर ने बहुत ही सावधानी से इधर उधर देखा और फिर स्टडी का ताला खोलकर फौरन अंदर चला गया। यहाँ बहुत धूल मिट्टी छाई हुई थी, जगह जगह मकड़ियों के जाले बुन रखे थे। वीर बहुत देर तक तलाश करता रहा। कुछ घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक फाइल नजर आई जो एक बुक शेल्फ के पीछे छुपा कर रखी गई थी। वीर ने फौरन फाइल की धूल झाड़ी और उसे खोलकर देखने लगा। वीर अब एक एक करके उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ने लगा। तभी एक डॉक्यूमेंट को पढ़ते पढ़ते वो बुरी तरह से चौंक उठा। उसने खुद से कहा, अरे ये बच्चा वही तो नहीं जिसकी तस्वीर मॉम ने मुझे दी थी? यस, ये वही बच्चा है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को डैड के लीगल एडवाइजर मिस्टर नायर ने तैयार किया है और इस पर डैड के भी सिग्नेचर है। वीर का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। वो इस डॉक्यूमेंट को आगे पढ़ने लगा। अचानक एक सेंटेंस पढ़कर वो बुरी तरह से चौंक उठा। वो अपने आप से कहने लगा, व्हाट? यहाँ तो ये लिखा है कि इस बच्चे के फादर मिस्टर अधिराज रहेजा हैं। ग्रैंड स्टेज, जहां इस वक्त एक खूबसूरत अनाउंसर जिसने एक ग्रीन ड्रेस को पहना था, उसने अपने हाथ में लिए माइक से सामने बैठी ऑडियंस की ओर देखते हुए कहा, Ladies and gentlemen, please welcome on the stage our chief guest Dev Nagar. इस बात के पूरा होते ही सामने अपनी अपनी चेयर पर बैठे लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। यहाँ बैठी ऑडियंस पर लाइट बहुत ही धीमी थी स्टेज के मुकाबले। स्टेज के पीछे बने एंट्रेंस से बहुत सी तालियों के शोर के साथ देव नागर स्टेज पर उस अनाउंसर के करीब पहुंचे, जहां उन्होंने उस अनाउंसर से अपने हाथ को मिलाया। देव नागर करीब 55 साल की उम्र के आदमी हैं, जिन्होंने इस वक्त एक सफेद कुर्ते पायजामा को पहना है। हाथ और गले में मोटी मोटी सोने की चैन के साथ अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट को लिए वो सामने बैठी ऑडियंस की ओर देखते हुए अपने हाथ को हिला रहे थे। उस धीमी लाइट के भीतर एक बड़े से सोफे पर एक आदमी अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ बैठा एक ब्लू कोट पैंट के साथ बैठा था। उसके दाहिने हाथ की तरफ खड़ा उसके मैनेजर ने झुककर उस आदमी के कान में धीरे से कहा, कांग्रेस सर, ये अवार्ड इस बार भी आप ही का है। इस बात को सुनकर उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी उम्र भी करीब 40 से 45 साल की होगी। उसके चेहरे पर उसकी बड़ी बड़ी आंखों के साथ हल्की मूछें भी थी। सामने देवनागर अभी भी माइक में ऑडियंस से बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद इसी तरह बात करने के बाद उन्होंने एक एनवेलप को अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए कहा, वेल, इस बार भी आप सबके इस प्यार के लिए शुक्रिया, मुझे यहाँ चीफ गेस्ट बुलाने के लिए। और अब आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बताना चाहूंगा कि इस बार का रोलेक्स एड मार्केटिंग अवार्ड जाता है। देवनागर के बोले गए शब्द यहाँ बैठे सभी लोगों के दिल की धड़कनों को बहुत ही तेज कर चुके थे। यहाँ बहुत सी कंपनियों के मालिक थे जो अपना नाम आज के इस ग्रैंड स्टेज पर सुनना चाहते थे, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी अवार्ड रावण देशमुख ही जीतने वाले हैं। रावण देशमुख अपने चेहरे पर अभी भी उसी मुस्कान को लिए
खामोशी से अपना नाम सुनने का इंतजार कर रहा था। देवनागर ने उसी खुशी के साथ अपने माइक में कहा, Ladies and gentlemen, this year this award goes to Miss Devika Madan. इस नाम को सुनकर चारों ओर एक खामोशी सी छा गई। कुछ देर तक किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने रावण देशमुख का नाम नहीं सुना। रावण देशमुख के चेहरे पर छाई वो मुस्कान एक ही झटके में गायब हो गई। ऊपर से फ्लैश लाइट सीधा ऑडियंस की ओर एक शख्स पर गई और इस तेज व्हाइट रोशनी में अपनी खूबसूरत रेड साड़ी में खड़ी हुई एक खूबसूरत औरत जो थी देविका मदान। देविका के खड़े होते ही चारों ओर छाया सन्नाटा एक बार फिर दूर हुआ और उसकी जगह ली तालियों के शोर ने। सब लोग बहुत ही खुशी से देविका मदान के लिए तालियां बजाने लगे। देविका ने एक प्लेन रेड साड़ी को पहना था। खुले बाल जो कि उसके कंधे से होते हुए उसके शोल्डर तक आ रहे थे, खूबसूरत काली आंखें और पतले होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक के साथ अपने शानदार एटीट्यूड के साथ अपने पैरों को ऊपर बने इस शानदार स्टेज पर ले जाने लगी। रावण देशमुख का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो चुका था। उसने एक नजर फिर से अपने चेयर के पास खड़े मैनेजर की ओर देखा, जहां अब वो रावण देशमुख से नजर नहीं मिला पा रहा था। देविका स्टेज पर पहुंची और देवनागर से उस शानदार चमचमाती ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया। देवनागर ने अपने हाथ में रखे